शार्क टैंक से पहले हमारे पास पूल था करीब 1200 इंटरव्यूअर्स का जो वेटेड हैं। शार्क टैंक के बाद अभी हमारे पास 15,000 और रिक्वेस्ट हैं। मैं हमेशा सोचता था यार B2B प्रोडक्ट है हम, शार्क टैंक पे D2C शाइन्स आउट बेटर। करेक्ट, मेरा भी यही मानना है। या बट मैं बहुत गलत था। मुझे लगता है कि टीवी पे अगर आप आ रहे हो इंडिया में, अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स आर हुक्ड। हाउ डू यू स्पेंड योर मनी? आज जो गेस्ट आए हैं उनको आपने रिसेंटली शार्क टैंक पे देखा होगा। 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उनको ऑफर हुई थी। आपको याद आ गया होगा, इनका नाम है राहुल और इनकी कंपनी का नाम है इंटरव्यू। ये ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो रिक्रूटमेंट, हायरिंग, जॉब्स की, कि उनको सही तरीके से ये नहीं पता होता कि जॉब अप्लाई करनी है तो कैसे करनी है, और अगर कर दी तो इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्टेड होगा। और एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम है वो ये रहती है कि जो इंटरव्यूज़ के लिए लोग आ रहे हैं वो सही है या नहीं है, एप्लीकेशंस जो आ रही हैं उनको कैसे फ़िल्टर किया जाए। अगर आप एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो, कुछ सीखने आए हो या अपना बिजनेस करना चाहते हो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आपके लिए ये एपिसोड बहुत पावरफुल होने वाला है। तो पूरा एंड तक देख लेना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम हर हफ्ते वेडनेसडे और सैटरडे को एक नया एपिसोड लेके आते हैं, एक नए गेस्ट को लेके आते हैं, ताकि आप लोग उनसे इंस्पायर होके अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ कर सको। हाय राहुल, कैसे हो? बहुत अच्छा, आप कैसे हो? पूरी कॉन्वर्सेशन हिंदी में रखेंगे, ठीक है? ठीक है। क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादा स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो हम अगर फ्लो में हाँ हाँ, इट्स फाइन, टोटली कूल। देखो, इतने सारे चैलेंजेस हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी बोल लो बिजनेस में, जिसमें से सबसे मेजर जो चैलेंज आता है ना, जिसकी वजह से कंपनी ब्रेक होती है या आगे बढ़ती है, वो है रिक्रूटमेंट, हायरिंग। एकदम सही। क्योंकि अगर हायरिंग अगर आपकी फिक्स नहीं हो पा रही तो भाई आप कहीं ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज लोग हैं तो काम है, और काम है तो ही धंधा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? तो आपने इसके ऊपर काम करने का सोचा, या और हम ऑडियंस के लिए आपको इसलिए लेके आए हैं आज, ताकि हम लोग ये समझ पाएँ कि हायरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी को अपनी एक रिक्रूटमेंट बिजनेस बनाना है तो वो इस पॉडकास्ट से क्या सीख के अपना एक रिक्रूटमेंट बिजनेस बना सकता है या नहीं बना सकता। मैं जहाँ कंट्रीब्यूट कर पाया बिल्कुल करूँगा, जितनी मेरे को नॉलेज मिली है रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री की। ऑसम। बट आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। जो बोलूँगा सच बोलूँगा, आई विल बी ऑनेस्ट, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। परफेक्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि आपकी जो कंपनी है इंटरव्यू ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं? INTERVIEW। परफेक्ट। तो आपने शुरू कहाँ से किया? थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दो कि कहाँ से आते हो, फिर थोड़ा सा बताना कि एग्जैक्टली इंटरव्यू अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यू से पहले 8 साल तक मैं इंजीनियर था। मैंने पेटीएम, डॉयश टेलीकॉम जैसी कंपनीज में काम किया है। जब मैं डॉयश टेलीकॉम में था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू टेक अ लॉट ऑफ फाइनल राउंड्स एंड लोगों को सिलेक्ट करना। एंड वहाँ पे मैंने करीब 3,000 से भी ज़्यादा टेक्निकल राउंड किए। और 3,000 कितने टाइम में? 2.5 साल। अच्छा। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतना बैंडविड्थ जा रहा है इंटरव्यूइंग में। एंड डॉयश टेलीकॉम दबा के हायर कर रहा था उस वक्त। एंड हम वीकेंड्स पे भी जाते थे राउंड लेने, और मेरी पूरी टीम वीकेंड पे मेरे साथ जाती थी राउंड लेने, क्योंकि इतनी हायरिंग चल रही थी। वो सब करने के बाद मेरा जो रिकमेंडेशन टू सेलेक्ट, मतलब मेरे राउंड तक जो लोग पहुंचते थे, अगर मेरे राउंड तक 30 लोग पहुंच रहे हैं, एक ही ऑफर होता था। अच्छा। और मेरे काफ़ी कोलीग से जिनको इससे प्रॉब्लम होने लगी कि ये शायद राहुल रिजेक्ट कर नहीं बैठा है। जबकि ऐसा था नहीं। तब हमें पता लगा यार हमें ना अपनी सोर्सिंग पाइपलाइन फिक्स करने की जरूरत है, और वहां से ये सब स्टार्ट। सोर्सिंग पाइपलाइन का क्या मतलब होता है? सोर्सिंग पाइपलाइन इज जब आप एक ऑर्ग में हायर कर रहे हो, आपकी एक इंजीनियरिंग टीम है या टेक टीम है जो इंटरव्यू लेती है, बट आपकी एक ऐसी टीम है जो आपको कैंडिडेट्स ला के दे रही है कि इनको इंटरव्यू करो, जिसको हम टैलेंट एक्विजिशन टीम बोलते हैं। तो जो वो कैंडिडेट्स लाते हैं उनको सोर्स्ड कैंडिडेट्स बोला जाता है। और जितने कैंडिडेट्स पाइपलाइन में, जितने कैंडिडेट्स एक्चुअली होंगे, मान लो मेरे पास 1000 एप्लीकेंट्स आ गए, सो आई विल से आई हैव अ पाइपलाइन ऑफ 1000 कैंडिडेट्स, तो इसको सोर्सिंग पाइपलाइन बोलते हैं। 1000 लोगों ने आपकी जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई कर दिया, तो 1000 सोर्स पाइपलाइन में आ गए। करेक्ट। ठीक है। तो मेजर प्रॉब्लम वाज, जो 8 साल में सम टोटल मैं बता रहा हूँ, असेसमेंट्स लेने के बाद भी, जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं हम कैंडिडेट्स को देते थे क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे, वो लेने के बाद भी 3 इंटरव्यू राउंड होते थे। एंड जो कैंडिडेट्स ने असेसमेंट क्लियर कर ली होती थी, उसके बावजूद भी 90% ऑफ दोस कैंडिडेट्स वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते थे। तो हमने ये लगने लगा यार असेसमेंट लेने का फायदा क्या है फिर। श्योर मैं टॉप ऑफ द फनल जो हमारे मेजॉरिटी कैंडिडेट्स उनको फिल्टर आउट कर रहा हूँ, लेकिन अगर इंटरव्यू में भी इतना टाइम जा रहा है तो मेरी तो टीम की बैंडविड्थ जा रही है, ना ही मैं HR को फीडबैक लूप वापस दे पा रहा हूँ कि आपके जो मेजॉरिटी कैंडिडेट्स हैं ना इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि इंजीनियर्स जो होते हैं ना, उनको प्रोडक्ट पे फोकस करना होता है, वो फीडबैक अच्छे से नहीं भरते, ना ही वो फीडबैक पैरामीटराइज्ड होता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी और वहां से जन्म हुआ इंटरव्यू का, एंड दैट्स हाउ इंटरव्यू वाज बॉर्न। तो जो आइडिया है वो निटी-ग्रिटीज में होता है।
रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री इन जनरल बहुत वाइडली स्प्रेड है। अगर स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करें, सोर्सिंग इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रम, जहां लिंक्डइन, नौकरी जैसे टूल्स आते हैं, इंडीड जैसे टूल्स आते हैं, यहाँ जहां से हम लोग कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स को को लेते लेके हो। आते हैं। करेक्ट। काफी कंपनीज हेड हंटिंग में भी बिलीव करती हैं, जैसे जोमेटो कंपनी है जो सिर्फ हेड हंटिंग से ही हायरिंग करती है। हेड हंटिंग क्या होता है? हेड हंटिंग इज आप जॉब पोस्ट नहीं करते हो, आप जॉब जो लोग ढूंढ रहे हैं उन पे फोकस नहीं करते हो, आप उन लोगों पे फोकस करते हो जो आपको चाहिए, एंड आप उनको कोल्डली रीच आउट करते हो। अब वो रीच आउट कैसा भी हो सकता है, और वो अगर आपकी कंपनी की और या आपकी उस अपॉर्चुनिटी में गिवन आपने अपॉर्चुनिटी सही तरीके से उनको बताई है, वो इंटरेस्टेड है, तो आप उनको हायर करोगे। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट एनीवे स्पेक्ट्रम पे वापस आते हैं। सो सोर्सिंग एक स्पेक्ट्रम है, असेसमेंट एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जहां बहुत सारे टूल्स आते हैं। इंटरव्यू इटसेल्फ असेसमेंट के स्पेक्ट्रम का पार्ट है, क्योंकि इंटरव्यू असेस करने का एक तरीका है। उसके बाद जो आता है ATS आते हैं, जहां आप ये सारे कैंडिडेट्स का डेटा स्टोर करते हो, जिसको हम एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं। उसके बाद HRMS सिस्टम्स, एम्प्लॉई एंगेजमेंट सिस्टम आते हैं। तो ये पूरा HR स्पेक्ट्रम है, और इसमें बहुत सारी दुनिया बसी हुई है, और इसी में बहुत सारा, इसको हम HR टेक बोलते हैं पर से। कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी? मार्केट साइज क्या होगा? देखो, अगर आप मुझसे रिक्रूटमेंट एज अ मार्केट का साइज पूछो, बहुत तरीके हैं इसको बाइफरकेट करने के, बट मैं आपको ओवरऑल जस्ट एक टू द पॉइंट आंसर दूं, $600 बिलियन। $600 बिलियन? या ये इंडिया की बात कर रहे हो? वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली $600 बिलियन रिक्रूटमेंट एज एन इंडस्ट्री है। उसमें HR टेक एक सबसेट है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जो होता है, जहां पे आप किसी कंपनी के थ्रू हायर हो गए हो, और उसके बाद वो कंपनी आपको आगे कहीं उसके पेरोल पे, बट आगे किसी क्लाइंट पे डाल रही है, उसका एक अपना वो है परमानेंट कंसल्टिंग फर्म। आजकल ये बहुत कंसल्टिंग फर्म्स है, करेक्ट, उनका बहुत मेजॉरिटी स्टेक है। उसके बाद, और वहाँ ही बहुत सारे टूल्स भी यूज होते हैं। उसके बाद परमानेंट हायरिंग है, जहाँ आप डायरेक्टली कहीं पे हायर हो रहे हो, उसका एक छोटा सा मार्केट है। और एक बहुत बड़ा मार्केट है मैनेज सर्विसेज का, जहाँ पे विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज आती है जो बोलती हैं कि ठीक है, हम आपको प्रोजेक्ट चाहिए, हम आपके लिए हायर करेंगे। उसका बहुत बड़ा मार्केट है, एवर एक्सपेंडिंग, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, वो ट्रिलियंस में भी चला जाएगा अगर आप पूरे टैम की बात करो। और अगर इंडिया की मार्केट बात करें तो इंडिया की मार्केट, ग्लोबल मार्केट, एंड इंडिया की मार्केट वॉल्यूम सेंट्रिक बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू टिकट साइज में थोड़ा सा कम है, बट अगर ग्लोबली अगर आप लोगे, इंडिया की मार्केट स्टैंड समवेयर एट 10%, मतलब $60 बिलियन। हाँ, टोटल अगर मैं पूरा 600 बिलियन का, हाँ करेक्ट। अच्छा, आपने ये बना तो दिया, बट हमें ये समझना है एज एन ऑडियंस कि 3, हालांकि आपने थोड़ा सा टच अपॉन किया है इंटरव्यू की प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, वो समझ में आया कि क्यों बनाया, बट 3 एज ए मेजर प्रॉब्लम क्या है कि टेक हायरिंग इतनी बड़ी मेस है अभी इंडिया में? मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत क्लोजली रिक्रूटर्स के साथ काम किया, और मैं खुद एक इंजीनियर रहा हूँ। टेक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं टेक हायरिंग फ्रेगमेंटेड है, और वो फ्रेगमेंटेड इसलिए है क्योंकि जो हायर कर रहा है वो टेक्निकल नहीं है, वो एक रिक्रूटर है जिसको एक इंजीनियर ने बताया आपको ये टेक्निकल पैरामीटर्स के थ्रू हायरिंग करनी है। मतलब किसी को अगर हमें कोडिंग में असेस करना है कि ये बंदा कोडिंग में अच्छा है या नहीं है, करेक्ट, कोडिंग में भी स्पेसिफिकली पाइथन लैंग्वेज में अगर हम मान लो करते हैं, करेक्ट, कि यार हमें पाइथन में हायर करना था, रिक्रूटर ने भेज दिया आगे, बट असेसमेंट वहाँ पे पाइथन वाले की पाइथन से प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, वो एक चैलेंज है अभी। करेक्ट। तो इसमें साइंस है। अब एक इंजीनियर ने बोला मुझे पाइथन का कैंडिडेट चाहिए, HR ने पाइथन का कैंडिडेट ढूंढा, बट उतनी समझ से ढूंढा जितना वो इंजीनियर को समझ पाए, राइट। फिर असेस भी उतनी समझ से ही किया, और अब पाइथन के कैंडिडेट ने अपने रिज्यूमे में क्या लिखा हुआ है उस बेस पे उसने शॉर्टलिस्ट किया, बिकॉज रिक्रूटर और किसी तरीके से असेस नहीं कर सकते, इसलिए टूल भी एग्जिस्ट करता है। फ्रेगमेंटेड इसलिए क्योंकि जब तक वो कैंडिडेट यहाँ तक आया वापस, उसमें एक बहुत बड़ा डेल्टा था, जो चाहिए था जो नहीं, इसलिए बहुत सारे रिजेक्ट होते हैं। इसमें बहुत सारी बैंडविड्थ जाती है, और बहुत सारी बैंडविड्थ जाती है, हर एक का असेस करने का तरीका भी डिफरेंट है। कंपनीज में बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर 2 इंजीनियर्स को सेम राउंड सेम कैंडिडेट का लेने दे दिया जाए, मैं आपको लिख के दे देता हूँ 90% कंपनीज हैं इंडिया में जहाँ पे वर्डिक्ट डिफरेंट आएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनका खुद का हायरिंग प्रोसेस स्टैंडर्डाइज नहीं है। वो ये नहीं बोलते आपको यही गेज करना है। काफी कंपनीज हैं जिन्होंने फिगर आउट किया इंडिया में, एंड आई रियली एम फॉन्ड ऑफ देयर प्रोसेस, बट काफी कंपनीज हैं जिन्होंने फिगर आउट नहीं किया। तो यहाँ पे भी फ्रेगमेंट हो जाता है, और कैंडिडेट को लगता है उसने सेलेक्ट कर लिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हम बोलते हैं यार इंटरव्यू ना कभी कभी चांस की बात हो जाती है। एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, देयर इज अ साइंस टू इट, एंड अगर वो स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स आप फिगर आउट कर लो, कभी भी 2 लोगों की वर्डिक्ट डिफरेंट नहीं आएगी। तो ये भी है, इसलिए ये पूरा फ्रेगमेंटेड है। देयर आर मोर रीजंस टू इट, बट इंटरव्यू के दायरे में रहते हुए ये कुछ मेजर रीजंस हैं। सेकंड इज विद न्यू एज टूल्स ये प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। मैं आज एक कैंडिडेट हूँ, मैं ChatGPT पे जाऊंगा, मुझे पता है रिक्रूटर्स रिज्यूमे कैसे सोर्स करते हैं। वो नौकरी पे जाएंगे, वो कीवर्ड सर्च करेंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, दे विल डू अ स्किल मैच, और मैं ChatGPT को जाके बोलूंगा यार ये JD है, मैं प्रॉम्प्ट बनाऊंगा और मैं बोलूंगा मुझे एक परफेक्ट रिज्यूमे बना दो, और रिज्यूमे ऐसा लगेगा कि मैं एक सुपरस्टार कैंडिडेट हूँ, जबकि मुझे रियलिटी में कुछ नहीं आता होगा।
और मैं वहाँ शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा, जिससे ये प्रॉब्लम फर्दर स्केल अप हो जाती है। न्यू एज टूल्स के साथ ये और ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब जो मैं सबको जाके बोलता हूँ, मैं सबको ये बोलता हूँ यार, आप रिज्यूमे को सोर्स ऑफ ट्रुथ नहीं ले सकते, क्योंकि उसने रिज्यूमे में क्या लिखा है आप गेज ही नहीं कर सकते। कैसे रिज्यूमे बनाया, एआई ने हेल्प कर दी। बहुत फर्जी रिज्यूमे बनते हैं आजकल तो। बिल्कुल बनते हैं, कुछ किया भी नहीं होता और वो भी लिख देते हैं। बिल्कुल बनते हैं। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई है कि कुछ कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो आज की डेट में आप फर्जी रिज्यूमे बनाओ, आपकी इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगी। दे आर नॉट ऑफ कोर्स डूइंग द एथिकल जॉब और लीगल क्या जॉब। करते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको इंटरव्यूज देंगे, जो आपके बिहाफ पे इंटरव्यू अटेंड करेंगे, हम लोग लिपसिंक वगैरह का एक पूरा अच्छा, वो बना देंगे, उन्होंने और पूरा आपको टूल स्टैक बनाया हुआ है कि पूरा भाई stack बनाया आपके बिहाफ पे कोई और इंटरव्यू या देगा। दे डू इट एज अ सर्विस। दे डू इट एज अ सर्विस एंड एंड दे आर लाइक ऑफिशियली इन मार्केट। they are underground obviously, but अच्छा। I know it because I've seen them very closely indirectly, और हम वही प्रॉब्लम को डिटेक्ट भी करते हैं। तो लोगों को पता कैसे चलता है यार ये लोग एग्जिस्ट करते हैं? वो कैसे रीच आउट करते हैं इनको? वो उनको पता होता है कि अब Referrals आई के डोंट through। नो उनका जीटीएम मैकेनिज्म क्या है। मतलब इतना स्ट्रांग वर्ड ऑफ माउथ होगा फिर तभी सर्विस भी ऐसी है, और क्योंकि क्योंकि आप अगर देखोगे फनल में हर कंपनी में 90 से ज्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली मार्केट तो है। तो उनको पता है, उनको मार्केट है, राइट। उनके लिए मार्केट है, तो वो उनको रीच आउट करते हैं और इंटरव्यू क्रैक करने कराने में हेल्प करते हैं। अच्छा। सो ये मार्केट काफी हद तक फैला हुआ है और काफी हद तक फ्रेगमेंटेड भी है। इसमें और प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फेक कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। क्या होती है प्रॉब्लम्स? जिस तरह एक कैंडिडेट को आप हायर कर लोगे, अब स्पेशली कोविड के बाद ना काफी कुछ वर्चुअल हो गया। तो वर्चुअल में क्या होता है, कैंडिडेट्स कैमरा ऑफ करके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। अब आपको नहीं पता राहुल को इंटरव्यू करना था, बट रोहित आके इंटरव्यू राउंड ले रहा है। रोहित ने पूरा इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर कर लिया, ज्वाइन किया राहुल, आईडी प्रूफ पे हर जगह राहुल था। आपको लगा राहुल ने इंटरव्यू लिया, बट आपको जॉब के बाद, ज्वाइन करने के बाद पता लगा कैंडिडेट को एक्चुअली कुछ नहीं आता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कंपनीज में। इसके लिए कंपनीज बहुत फीचर मांगते हैं, यार इंपर्सनेशन का फीचर दे दो, आप डिटेक्ट कर लो वो सही कैंडिडेट था कि नहीं। एआई उसमें भी कैंडिडेट्स की बहुत हेल्प कर रहा है, डीप फेक्स वगैरह क्रिएट करने में। तो जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ती जा रही, और सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इवैल्यूएट सही करो। खासकर जो टेक बिजनेस में है या टेक बैकग्राउंड में आते हैं, उनको तो पता है डीप फेक यूज भी कैसे करना है। करेक्ट। तो वो तो एज ए चैलेंज लेके ही उसको यूज करके और इंटरव्यूज क्रैक करते हैं इधर उधर। या मतलब डीप फेक आपको नहीं भी पता यूज कैसे करना है। मेरे को लगता है आज की डेट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो आ इसलिए रहे हैं कि आपको आसानी से यूज करना सिखा दें। उन्होंने बना ही ऐसा दिया कि प्लग प्ले करो और बस बना लो। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम जो है बढ़ने ही वाली है, आगे जाके भी बढ़ने वाली है, एंड द ओनली वे टू सॉल्व दिस इज इवैल्यूएट बेटर। हाउ डू यू इवैल्यूएट बेटर देन? और मैं अगर सिंपल पूछूं, आप एज अ बिजनेस, एज अ सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है, इन सब बिजनेसेस को जो हायरिंग में ये सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, उनको आप एग्जैक्टली कैसे हेल्प करते हो? हमारी पिच, हमारा वैल्यू प्रॉप बहुत सिंपल है। मैं उनको जाके बोलता हूँ, आप फ्लिपकार्ट हो, आपने आपने जॉब पोस्ट किया, आप 1000 एप्लीकेंट्स आ गए, आपको वीक्स या मंथ्स लग जाएंगे वो स्क्रीन करने में। कोई रिक्रूटर जाके स्क्रीन करेगा। मैं आपको सिंपली ये बोलता हूँ, आप वो सारे कैंडिडेट्स हमें दे दो, हम उनको एक दिन में स्क्रीन करके दे देंगे, वो भी टेक्निकल राउंड लेने के बाद। अच्छा। और कोई और इंजीनियर आके उनका टेक्निकल राउंड लेगा, जो कि एक्यूरेट होगा, क्योंकि टेक्निकल राउंड होगा आपके सेलेक्ट किए हुए पैरामीटर्स पे। तो हमारा पहला वैल्यू प्रॉप है, मैं आपकी हायरिंग को एक्सेलरेट कर दूंगा, क्योंकि जो काम आप एक्चुअली में 3-4 हफ्तों में या कुछ महीनों में कर रहे हो, वो मैं आपको 1-2 दिन में करके दे दूंगा। दैट्स माय फर्स्ट। सेकंड वैल्यू, कोर वैल्यू प्रॉप इज कि मैं आपकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा बचा दूंगा इस प्रोसेस में, क्योंकि आपके इंजीनियर्स को 90% उन कैंडिडेट से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम वो सारी हैवी लिफ्टिंग कर देंगे और हम बोलेंगे जो 1000 थे ना, इसमें से ये 50 से बात कर लो, इसी में आप उतने ही ऑफर दोगे जितने आप इवेंचुअली देने वाले थे, बट मैं कम टाइम में और आपकी इंजीनियरिंग बैंडविड्थ बचा के ये काम कर दूंगा। तो ये मेरे 2 कोर वैल्यू प्रॉप है। एक तीसरा वैल्यू प्रॉप है जो बहुत बड़ा है, जिसमें मैं उनको ये बताऊंगा, यार आपके पास 1000 अगर एप्लीकेंट आए थे ना, और आपने उनको फोन स्क्रीन किया, आपने उनके साथ एक ब्रिज डेवलप किया कि ये फ्लिपकार्ट में ये ओपनिंग है XYZ, और आप इस टीम में काम करने वाले हो जो भी है, और आपको वो फोन स्क्रीन में कैंडिडेट सही लगा, इसलिए आपने उनको आपने अपने इंटरव्यूअर को बोला इंटरव्यू लो, या आपने हमें बोला इंटरव्यू लो। मैं इस प्रोसेस में आपको ये बता दूंगा कि 1000 में से 950 कैंडिडेट रिजेक्ट क्यों हुए हैं। अच्छा। और वो इतना इंसाइटफुल होगा कि आप कल को अपनी फोन स्क्रीन बेटर बना सकते हो, आप कल को अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन बेटर बना सकते हो, आप कल को ये इंश्योर कर सकते हो कैंडिडेट्स मैक्सिमम नो शो ये 2 रीजंस की वजह से हो रहे थे, इनको आप मिटिगेट कर सकते हो। मैं आपको और इंडस्ट्री इनसाइट्स लाके दे दूंगा कि दूसरी कंपनियां ये करती हैं इन चीजों को बेटर बनाने के लिए। ये हमारा तीसरा वैल्यू प्रॉप है। सिंपली जस्ट टू पुट इट आउट, हम इस तरीके से करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है, जहां हम बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, असेसमेंट्स बाय द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। एक मैं कैंडिडेट को एक MCQ बेस्ड टेस्ट दे रहा हूँ या कोडिंग टेस्ट दे रहा हूँ, जो उसको घर से बैठ के लेना है, एंड लिटरली मतलब अगर आप इंटरनेट पे जाओगे मिलियंस में क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो मैं गूगल करूंगा, मेरे को कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। आप रीवर्ड कर लो, कैसे भी कर लो, मैं ChatGPT से भी आज की डेट में आंसर पूछ सकता हूँ। असेसमेंट्स को क्रैक करना बहुत आसान है, इसलिए जो मैंने आपको प्रॉब्लम पहले बताई थी, जब ChatGPT एग्जिस्ट भी नहीं करता था,
वॉज कैंडिडेट जो वो असेसमेंट्स क्लियर कर रहे थे ना, उसमें से 90% से भी ज्यादा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे थे। वो इसीलिए हो रहे थे क्योंकि वहां पे ना बहुत बड़ा डेल्टा है बाय द नेचर ऑफ हाउ द कैंडिडेट एक्चुअली इज टेस्टेड। तो इंटरव्यू में मैं क्या बोल रहा हूँ, अब एक रियल इंटरव्यूअर आ रहा है जो assess कर रहा है, जो आके इंटरव्यू ले रहा है आपकी, और एक बिल्कुल नेचुरल इंटरव्यू प्रोसेस है आपके पैरामीटर्स पे बेस। वो पैरामीटर्स में हम जा सकते हैं बट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है। एक सिंपल करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा। मान लो मैं फ्लिपकार्ट हूँ, फ्लिपकार्ट की बात चल रही थी, फ्लिपकार्ट ने बोला यार आपको ये 1000 लोग हैं जिनका हमें इंटरव्यू लेना है, इन 1000 का डेटा उन्होंने आपके सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया, ठीक है। अब आपका सॉफ्टवेयर या आपका बिजनेस एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या करता है वहाँ पे? तो बेसिकली जैसे ही हमें डेटा मिला, 3 चीजें होती हैं एक साथ। पहले तो हमें मेक श्योर करना है हम उतने ही टर्न अराउंड टाइम में इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं फटाफट। दूसरा हमें मेक श्योर करना है हम कम्युनिकेशन उनको ट्रांसपेरेंटली दे रहे हैं कि आपका जो है इंटरव्यू इतने कैंडिडेट्स का शेड्यूल हो गया, इतने कैंडिडेट्स ने जवाब नहीं दिया या वॉटएवर, एंड ये हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है। तीसरा इज इंटरव्यूअर और कैंडिडेट दोनों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको इस टाइम पे इस लिंक पे मिलना है। सिंपल प्रोसेस है बहुत ज्यादा। और ये इंटरव्यूअर होते कौन है? ये इंटरव्यूअर दूसरी कंपनी के इंजीनियर्स हैं जो फ्लिपकार्ट का आके राउंड लेंगे। एग्जाम्पल मतलब कोई भी रैंडम बंदा है? रैंडम नहीं है, वेटेड इंजीनियर्स हैं। जैसे एचआर आके इसी एग्जाम्पल में 1000 कैंडिडेट अपलोड किए, लेकिन एचआर ने बोला मुझे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा एंड्रॉयड सबको पता है, मुझे एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए जो एंड्रॉयड बनाना जानता हो। और एंड्रॉयड डेवलपर के ये 6 क्राइटेरिया जो उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे टिक कर दिए, टेम्पलेटाइज्ड है सब कुछ, उन्होंने टिक किया। टिक करने के बाद हमने ऐसा एंड्रॉयड डेवलपर उस कैंडिडेट के साथ पेयर किया जिसको वो पैरामीटर्स आते हैं, जो आके वो इंटरव्यू राउंड ले सकता है, और वो वेटेड है, हमने वेट कर रखा है, ये इंटरव्यूअर एक्चुअली अच्छा है। अब मान लो फ्लिपकार्ट का एंड्रॉयड डेवलपर का कैंडिडेट था, लेकिन क्योंकि हमें पता है फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो रेलेवेंस इज अमेजॉन का कोई एंड्रॉयड डेवलपर आके उसकी टेस्टिंग कर ले फर्स्ट राउंड में। तो ये एक दूसरी कंपनी का इंजीनियर आके टेस्ट करेगा। उस इंजीनियर को कुछ नहीं पता कौन कैंडिडेट है कौन कंपनी है, नथिंग प्रोप्राइटरी, नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ वो 6-7 टेक्निकल एंड्रॉयड के पैरामीटर्स दिख रहे हैं। वो कैंडिडेट को आगे ग्रीट करते हैं, उनका इंटरव्यू राउंड लेते हैं, बाइनरी टेस्टिंग होती है, एंड में कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस एक्सचेंज होते हैं जो कि टेक्निकल ही हैं, और उसके बाद उनको एक रिपोर्ट मिल जाती है विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द राउंड। दिस इज द प्रोसेस। अच्छा, कितने ऐसे इंटरव्यूज आपके साथ अभी जुड़ चुके हैं? शार्क टैंक से पहले हमारे पास पूल था करीब 1200 इंटरव्यूअर्स का जो वेटेड है। शार्क टैंक के बाद अभी हमारे पास 15,000 और रिक्वेस्ट हैं। अच्छा, 1200 से 15,000 रिक्वेस्ट आ चुकी है। हाँ, तो 15,000 में फाइनली एक्सेप्ट तो कम ही होंगे। हाँ, मतलब एक्सेप्टेंस वी आर वेरी पिकी क्योंकि आवर क्रेडिबिलिटी इज ऑन द लाइन। क्या रेशियो है अभी एक्सेप्टेंस का? मतलब लिटरली आई वुड से 95% ऑफ देम डोंट मेक इट थ्रू। अच्छा, 5% होंगे एक्सेप्ट। या तो 1200 से अंदाजा 2000 तक पहुंच या जाओगे। क्योंकि ये सारे इंजीनियर्स को उसके पैसे भी मिलते हैं। दे आर अर्निंग। जो मैंने आपको बताया था, मैं हर वीकेंड जा रहा था, मतलब 3000 इंटरव्यूज मैंने लिए। अगर मुझे उसके पैसे मिल रहे होते मैं पता नहीं कितना कमा लिया होता। हाँ, तो इनको कितने देते हो आप पैसे? तो डिपेंड करता है सीनियरिटी पे, नीश रोल है या नहीं। एवरेज क्या है या स्टार्टिंग रेंज क्या है? इंटरव्यूअर के लिए स्टार्टिंग रेंज क्लोज टू 800-900 रुपए एक इंटरव्यू के। पर इंटरव्यू 2500-3000 भी जाता है। अच्छा, क्या उतने पैसे वो बंदा कमा सकता है? उतने पैसे एक इंटरव्यू के वो बट कमा सकते शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम ये भी तो आती होगी, शाम को नॉर्मली करना होता हो, क्योंकि इन लोगों की अपनी भी दिन में जॉब होती होगी। हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यस, मेजॉरिटी ऐसा होता है कि ऑफिसर्स होता है, लंच आवर्स पे होता है, मॉर्निंग में बहुत कुछ होता है, सैटरडे संडे बहुत कुछ होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑनेस्टली जब आप मार्केट प्लेस बना रहे हो, आपको नहीं पता क्या ट्रेंड्स आएंगे। तो जो इंटरव्यूअर है जिसको पैसे कमाने हैं, वो अपने बीच में जहाँ उसके पास टाइम है वहाँ पे भी फिट इन कर लंच लेते टाइम हैं, है, कुछ भी है, वहाँ वो इंटरव्यू फिट इन कर लेते हैं। हम उनको एनफोर्स नहीं करते आप अभी करो, वो अपनी अवेलेबिलिटी मार्क कर सकते हैं ऐप में। उनको पता है उसके पास टाइम कब है। आजकल बहुत ज़्यादा लिबरल वर्किंग का ज़माना है, गिग इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। तो लिबरल वर्कर्स में आप ये बोलते हैं कि यार आप इट्स मोर टास्क पावर्ड देन टाइम पावर्ड। तो वो ये लोग बोलते हैं कि यार आप ये टास्क कंप्लीट कर लेना, एंड देन दे नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम। तो वो उसमें इंटरव्यू स्क्वीज इन कर सकते हैं। और ऐसा हर बड़ी कंपनी में भी होता है, बिकॉज बड़ी कंपनी के पास जनरली वो बैंडविड्थ रहती है। तो हम उस बैंडविड्थ को भी कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं कि आपके स्टार्टअप इंजीनियर्स के पास टाइम नहीं है, तो आपके दूसरे इंजीनियर्स जिसके पास टाइम है, लेट देम टेक द इंटरव्यू। आप पैसे कैसे कमाते हो इस पूरे प्रोसेस में? हम कट रखते हैं अपना, जो ऑर्ग हमें देता है, हम उसका एक छोटा पोर्शन इंटरव्यूअर को देते हैं, बाकी हम अपने पास रखते हैं। प्लेटफॉर्म फी है, एंड देन देयर आर अ बंच ऑफ। रफली अगर इसको मैं 100 रुपए में ब्रेक डाउन करूं कि 100 रुपए आपको फ्लिपकार्ट ने दिए हायरिंग करने के लिए, हाँ, तो 50 से 60 रुपए हम रखेंगे, बाकी इंटरव्यूअर को दे देंगे। और वो 50 से 60 रुपए जस्टिफाइज आवर सॉफ्टवेयर कॉस्ट, आवर टीम कॉस्ट, आवर बिल्डिंग कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी पूरा पैसा इंटरव्यूअर को चले जाता है। अच्छा, ओके। इसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी है 50 से 60 में? हमारा अब मार्केटिंग इटसेल्फ, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते कि मुझे एड लगानी पड़ रही है कस्टमर को लाने के लिए, क्योंकि वैल्यू प्रॉप इटसेल्फ इज राइट नाउ वेरी स्ट्रांग। तो मार्केटिंग कॉस्ट एज सच नहीं जाता, बट डायरेक्ट ब्रेकअप्स हैं। मतलब इंटरव्यू कॉस्ट जाता है, इंटरव्यूअर को पैसे जाते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा,
आपने तो इतनी सारी जॉब, कितनी अभी तक फाइनल इंटरव्यूज हमारे हो गए हैं यहाँ से प्रोसेस से? तो 50,000 से भी ज़्यादा। 50,000 से ज़्यादा। और कब शुरू किया था आपने? 2021 में। 2021 में। हमने जब शुरू किया था हमने ये नहीं बनाया था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या था पहले? तो हमने जब शुरू किया था, एंड दिस इज व्हाई आई से एज अ फाउंडर यू शुड कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, हमने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था और ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने सोचा था यार मैं 3,000 इंटरव्यू ले चुका हूँ और मैंने सारे इंटरव्यूज गूगल मीट्स और जूम जैसे प्लेटफॉर्म से जाके लिए। अगर मेरे पास सही टूल्स होते ना तो शायद मेरा इंटरव्यू का टाइम 30-40% रिड्यूस हो जाता। तो हमने सॉफ्टवेयर बनाया इंटरव्यू लेने के लिए जहाँ पे सही टूल्स हैं, फीडबैक फॉर्म एम्बेडेड है, बहुत ही ज्यादा निटी-ग्रिटीज में काम करता है वो सॉफ्टवेयर। अच्छा। तो ऑब्जेक्टिव वाज कि अगर मैं 1.5 घंटा स्पेंड कर रहा हूँ नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे, इसमें वो 45 से 50 मिनट में हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव था, हमने वो लॉन्च किया। वो 30-40 कस्टमर हमारे पास आ गए उस सॉफ्टवेयर के, बढ़िया नाम भी थे, बढ़िया ब्रांड से। उन कस्टमर ने हमें बोलना शुरू किया यार हमारे पास ना बैंडविड्थ नहीं है इंटरव्यू लेने की, आप हमें इंटरव्यूअर्स दे सकते हो। और मैं तब सोच रहा था कि यार मुझे ऐसी कंपनी नहीं बनानी जो ऑपरेशनली इंटेंसिव हो। बट टेकीज का यही प्रॉब्लम है, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मैंने जब ये सोचा, और बट मैंने एक चीज और सीखी थी कि एज अ फाउंडर ना आपको सुपर एक्सपेरिमेंटेटिव भी होना, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट विल क्लिक। करेक्ट। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, मैं ये ना दिमाग से थॉट नहीं निकाल पाया जब कस्टमर ने पूछा। और एक्चुअली दो महीने मैंने बहुत ज्यादा वाइट बोर्डिंग करी, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करी डिफरेंट लोगों के साथ। मैंने बोला यार एक बार शॉट देते हैं इसको। एंड हमारा पहला कस्टमर अपस्टॉक्स था। उन्होंने हमें बोला वीकेंड पे ड्राइव करते हैं। मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया जो मुझे पता है बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, फैन कंपनीज में काम करते हैं। वो आके उन्होंने इंटरव्यू लिया। मुझे याद है अपस्टॉक्स ने 80 कैंडिडेट दिए थे हमें, 8 कैंडिडेट हमने येस दिए 80 में से, और अपस्टॉक्स ने 7 को ऑफर कर दिया। अच्छा। एंड इट वाज लाइक वो आहा मोमेंट बोलते हैं ना कि हमने बोला ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया, नाउ लेट्स रीच आउट टू मोर कंपनीज और इसको प्रोडक्टाइज करते हैं। एंड दैट इज वो जो इंजीनियर थे जिन्होंने आपके साथ काम किया था, डिड दे जॉइन यू आफ्टर? हमारे नॉट पास एज एन इंटरव्यूअर बट इन योर कंपनी, बिकॉज उन लोगों को भी तो चमका होगा यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया नहीं। हमने। तो एक्चुअली उस वक्त हम बहुत अर्ली स्टेज पे थे। अब जो इंजीनियर्स में लेके भी आया था डिपेंड करता है आप कितना हायर करना चाहते हो, आपके पास कितना बजट है एटसेट्रा। बट इन अ नटसेल बहुत ऐसे इंटरव्यूअर्स हैं जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट है। ओके ओके। इतनी सारी जॉब्स के इंटरव्यूज 50,000 आपने बोला प्रोसेस कर चुके हो अभी तक, राइट? और डिमांड बढ़ी रही होगी। ट्रेंड्स भी देखे होंगे आपने, किस टाइप की जॉब्स सबसे ज्यादा डिमांड में है, सबसे ज्यादा पैसा किस में है अभी? मतलब पैसा और ट्रेंड्स में आपको बता सकता हूँ। मतलब फ्रंट एंड बैक एंड तो चलता ही आ रहा है, बहुत ही कॉमन है इंडिया में भी, ओवरसीज भी बहुत कॉमन है। डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग बहुत इमर्ज हुई है। आई वुड से जब मैंने एज अ इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट किया था, डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग का नाम भी नहीं था मार्केट में। 2017 में ऐसी टर्मिनोलॉजी आई और उसके बाद देर आर नाउ डेडिकेटेड टीम्स कंपनीज में जो डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग पे फोकस करती है, डेटा एनालिस्ट पे फोकस करती हैं। तो ये बहुत है। अगर आप ये प्रोडक्ट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आप प्रोडक्ट सेक्टर से थोड़ा दूर जाके सर्विसेज सेक्टर पे जाओगे, सैप बहुत है डिमांड में, सर्विस नाउ बहुत डिमांड में, और लिटरली दे हायर एट स्केल। तो ये अब पे स्केल की अगर आप बात करोगे, डेटा साइंस डेटा इंजीनियरिंग ऑब्वियसली टॉप नॉच। कितना होता होगा? डिपेंड करता है सीनियरिटी पे, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी हायर कर रही है। लेकिन 1-2 साल एक्सपीरियंस है अगर किसी का डेटा साइंस में, मतलब 1-2 साल एक्सपीरियंस, और मान लीजिए कोई हमारी कंपनीज की भी 5 कैटेगरीज हैं। आईटी सर्विसेज है, एंड देन वी हैव स्टार्टअप्स, हाइपर ग्रोथ कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट, उबर वगैरह को मैं उन कैटेगरी में डालता हूँ क्योंकि उनको न्यू एज प्रोडक्ट्स, प्रोग्रेसिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एंड देन फैंग, राइट, मोर और लेस हाइपर ग्रोथ और फैंग का पे स्केल सेम रहता है। बट अगर आप एक डेटा साइंस इंजीनियर पकड़ लो जिसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मतलब इट स्टार्ट्स समवेयर एट 20, माइट गो अप टिल 40 आल्सो, 40 लाख पर ईयर। या अच्छा, बहुत बहुत हाँ, बड़ा पैसा है ये तो यार, तो 1-2 साल एक्सपीरियंस के लिए। 2-3 साल, 1-2 साल वाले को थोड़ा कंपैरेटिवली लेसर होगा। अच्छा। हाँ, बट इतना मिल जाता है मार्केट। और इन सारी में सबसे टॉप पे इस टाइम पे डेटा साइंस है। अगर पैसे की बात करें, अगर पैसे की बात करोगे, डेटा साइंस है भी नीश और बहुत कम लोगों को इसका सही एक्सपोजर है, क्योंकि डेटा साइंस इटसेल्फ अगर आप टेक्निकली जाओगे, कैसे किस एंट्री केसेस में यूज हो रहा है और उसका एक्चुअली फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, केस क्या है उसका एग्जैक्टली और आपको उसका एक्सपोजर है कि नहीं, उस पर भी मैटर करता है आप कितने क्वालिटी टैलेंट हो डेटा साइंस के। मुझे ऐसा लगता है डेटा साइंस इज मोर एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ जॉब वेयर यू आर नॉट श्योर, यू हैव द टूल्स बट इवेंचुअली व्हाट दीज आउटपुट विल बिकम you don't really know before you unless you apply. have done it, yes. So market में ऐसे इंजीनियर्स की बहुत डिमांड है जो एक्चुअली में वो करके आए, या करके आए या ओपन माइंड है या उनको उस टाइप का रिसर्च एक्सपोजर है। बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे इंडिया में इस वक्त बहुत अच्छे टियर 1 कॉलेजेस हैं जो डेटा साइंस के अच्छे कोर्सेज देते हैं, एंड वहाँ पे जो कैंडिडेट साइन आउट करते हैं आर द वंस जिन्होंने उन कोर्सेज में डेप्थ में बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ। तो ओके, आपके कॉम्पिटिटर हैं अभी?
हाँ, हमारे कॉम्पेटिटर हैं इंडिया इंडिया में भी हैं, ओवरसीज भी हैं। मैं इंडियन सिमिलर स्पेस टेक भी है उनका या दे आर लाइक अ सर्विस? टेक में ही अब जिस तरह से मैं पहले प्रोडक्ट इटसेल्फ की बात करता हूँ। हमारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज बहुत ही ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हैं इस प्रोडक्ट में। इट्स लाइक अगर मेरे को नॉर्मल एनालॉजी देनी होगी, आपने स्विगी से ऑर्डर प्लेस किया, बैक एंड पे कितना कुछ हो रहा है वो ऑर्डर आप तक पहुंचाने के लिए इज देयर ऑपरेशनल एक्सीलेंस। अब उन्होंने प्रोडक्टाइज कर रखा है उस एक्सीलेंस को, या मैनुअली कर रखा है, या एक्सेल पे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उनकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस है। हमारे टाइप के प्रोडक्ट में भी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। उन मूविंग पार्ट्स को अगर आप निटी-ग्रिटीज में नहीं सोच रहे हो, बहुत मैसअप हो सकते हैं। तो हमारे जो कंपटीशन है, हमारा कॉम्पिटिटिव एज भी वही है। हम मूविंग पार्ट्स को बहुत निटी-ग्रिटीज में ऑलरेडी जा चुके हैं। जब हमने स्टार्ट किया था, हमारा पहला गोल यही रहता है कि वो ये है, इसको प्रोडक्टाइज करके ऑपरेशनली क्या एसओपी करेक्ट किया जा सकता है। दैट इज व्हाट वी एम एट। तो आपका अगर मोट बोले बाकियों के कंपैरिजन में यही है कि आप ऑपरेशनली काफी निटी-ग्रिटीज में जाके एक्सीलेंस कर रहे हो, ऑटोमेशंस करने की कोशिश कर रहे हो। करेक्ट, बट इसको ना अगर मुझे किसी को टेक्निकली समझाना होगा, श्योर हम ऑपरेशनल एक्सीलेंस कर रहे हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस दैट गोज इनटू इट, व्हिच इटसेल्फ इज आवर मोट। जैसे बहुत छोटा बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में कंपनीज मुझे रीच आउट करती हैं, वो बोलते हैं कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं विप्रो से बात कर रहा हूँ, एंड विप्रो जाके मुझे बोलेगी कि मुझे कैंडिडेट्स आपके थ्रू इंटरव्यू कराने हैं। अब इमेजिन करो मैंने विप्रो को एक गूगल इंजीनियर के साथ पेयर कर दिया, विप्रो कभी कैंडिडेट सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगी। तो ये ऑपरेशंस में ही आता है एक तरह से, बट हम इसको इंटरनली क्वालिटी पैरामीटर बोलते हैं। करेक्ट। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं है कि मैं विप्रो से पैसे कमाऊं, कि मैं उनके कैंडिडेट रिजेक्ट। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं विप्रो की हेल्प करूं हायरिंग, जो हमारा कोर वैल्यू थीसिस है। करेक्ट। राइट, उस थीसिस के अकॉर्डिंग मुझे विप्रो को सर्विसेज इंजीनियर्स ही देने चाहिए, और मुझे ऐसे सर्विसेज इंजीनियर को वेट भी करना पड़ेगा। इंडिया में इस वक्त जो इंटरव्यूइंग प्रोसेस है, सर्विस में जैसा होता है और फैंग में जैसा होता है और हाइपर ग्रोथ में जैसा होता है, स्टार्टअप में जैसा होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इतना कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट है कि आप वेन डायग्राम बनाओगे ना, 10% ओवरलैप भी नहीं। क्या क्या डिफरेंस है हर एक में? बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। मान लीजिए गूगल फ्रंट एंड इंजीनियर हायर कर रहा है और विप्रो फ्रंट एंड इंजीनियर हायर कर रहा है, तो गूगल माइट टेक अ डीएसएल को राउंड। ओके, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जेडी से। जेडी में लिखा हुआ है वी नीड अ पर्सन जिसको XYZ टेक्नोलॉजी आती है। मैं टेक्नोलॉजीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, या और सेकेंडरी इन टूल्स पे काम कर रखा है। टर्शरी एक लेयर आ जाएगा जिसमें बहुत सारे टूल्स का नाम लिखा हुआ है और कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, फिर एक ब्राउनी पॉइंट्स, बोनसेस पॉइंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये एक गूगल का जेडी है फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए। इसका प्रोसेस में इन टेक्नोलॉजीज पे टेस्टिंग ही नहीं हो रही। अच्छा, हाँ, टेक्नोलॉजीज पे जो टेस्टिंग हो रही है वो है डीएसएल को राउंड, और उसके बाद श्योर आपकी जो प्राइमरी स्किल है वो टेस्ट की जाएगी, और मल्टीपल राउंड्स होंगे, एंड देन मे बी एक डिजाइन राउंड हो जाएगा जिसमें आपको वो स्किल्स को अप्लाई करना है। ये गूगल का राउंड है, और मल्टीपल राउंड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड। विप्रो के राउंड में आप लिटरली उन स्किल्स पे टेस्ट कर रहे हो, उन्हीं पे ही कर रहे हो, उन्हीं पे ही टेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप, क्योंकि अब कंपनीज का नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी डिफरेंट, राइट? विप्रो इज मोर सर्विस, विप्रो गूगल इज प्रोडक्ट। विप्रो के लिए आप एक बिलेबल यूनिट हो। उनका काम है आपको क्लाइंट तक पहुंचाना, ताकि आपसे अल्टीमेटली क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन मिल जाए और पैसा मिल जाए। तो विप्रो आपको क्लाइंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे गेज करता है, दे से कि भाई सही है, कैंडिडेट कैन कंट्रीब्यूट। गूगल का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। तो इसीलिए आप जब ऐसी कंपनी इस एनवायरनमेंट में खोल रहे हो, इस तरह से निटी-ग्रिटीज में खोल रहे हो, आपके ऑपरेशनल प्रोसेस को उसको एडहियर करना पड़ेगा। ना सिर्फ इंटरव्यू और वेटिंग में किस तरह कैंडिडेट पेयर हो रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं। ये दोनों तो हो गए गूगल और विप्रो की बात की। स्टार्टअप्स में क्या है ऐसा फर्क? स्टार्टअप्स में आप जब भी जाओगे, स्टार्टअप्स आर ऑल अबाउट स्पीड। उनको सब जल्दी चाहिए, गो टू मार्केट हैज टू बी फास्ट, बिकॉज अगर वो नहीं है दे विल लूज रनवे, राइट? तो उनको ऐसे इंजीनियर चाहिए जो ज्यादा हैंड्स ऑन है। स्टार्टअप्स गो वेरी स्पेसिफिक इन, उनको अपने क्लाइंट को कुछ नहीं देना। अब उनको गूगल टाइप के इंटेलिजेंट इंजीनियर्स भी चाहिए, बट ऐसे इंजीनियर्स भी चाहिए जो उनको स्किल्स भी आती हैं। तो उनका राउंड ऐसा प्रोसेस भी ऐसे स्ट्रक्चर्ड है। वो लोग ये बोलते हैं कि और पैसा भी नहीं दे पाएंगे इतना। अब पैसा भी नहीं दे पाएंगे, तो वो पैसा चलो टेक्निकली थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। वो उनको कल्चरल फिटमेंट भी थोड़ा डिफरेंट आता है, बट टेक्निकली अगर आप बात करोगे ना, उनका प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। वो ये लोग बोलेंगे कि यार हम ना रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, बैकएंड पे नोड यूज कर रहे हैं, ठीक है? आप जावा बैकग्राउंड से, आपको नोड का एक्सपीरियंस है, एक स्टार्टअप नोड टू नोड ज्यादा प्रेफर करेगा एज अपोज टू, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द स्टार्टअप ऑल्सो। 0 to 1 वाले तो डेफिनेटली उनको नोड चाहिए तो नोड ही चाहिए। करेक्ट। और वो नोड में भी फिर वो बोलेंगे कितना हैंड्स ऑन जा चुके हो, कितना डीप जा चुके हो। दैट इज व्हाट दे विल रादर प्रेफर एज अपोज टू अ विप्रो और अ गूगल। तो वहाँ पे प्रोसेस वेरी करता है, तो वहाँ पे आपको उस तरीके से प्रोसेस को ट्वीक भी करना है। दे नीड मोर हैंड्स ऑन इंजीनियर्स। आई थिंक जो जॉब अप्लाई करते हैं सबसे बड़ी गलती यही वो एक करते हैं, और तो मैं पूछूंगा गलतियां वो क्या करते हैं, बट वन ऑफ द मेजर मिस्टेक मेरे को लगता है यही करते हैं कि गूगल में भी सेम रिज्यूमे या सेम टाइप से अप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टअप में भी सेम तरीके से सेम ही रिज्यूमे डाल रहे हैं, और विप्रो में भी सेम।
अगर वो ये चीज़ समझ लें यार, गूगल को जो चाहिए उस हिसाब से रिज्यूमे कस्टमाइज कर दें, तो आई थिंक आधा उनका रिजेक्शन तो वहीं थोड़ा सा कम इम्प्रूव होने के चांसेस हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इसका कोई रेज्यूमे बेस्ड हायरिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे लगता है रेज्यूमे को वो आप समझते हो ना, लेकिन मेजोरिटी मार्केट अभी भी वैसे ही शॉर्टलिस्ट करती है एटलीस्ट। करेक्ट, वो कीवर्ड सर्च करते हैं, बट हाँ, अगर आप हायर एंड कंपनीज पे जाओगे, हाँ। दे ऑल्सो जैसे फ्रेशर हायर नहीं हो रहे, थोड़े लैटरल हायरिंग पे जाते हैं जो कि 2 years और 3 years एंड बियॉन्ड होता है। वो लोग एक्सपोजर भी ऐसा देखते हैं कि पास्ट में क्या प्रोडक्ट एक्सपोजर है, अगर नहीं है तो ओके मे बी दे माइट रिकंसिडर, बट आपको ज्यादा प्रायोरिटी प्रोडक्ट वालों को दी जाएगी। तो ये सब क्राइटेरियाज भी आते हैं। इसलिए काफी टाइम हमने देखा होगा ज्यादा सर्विस कंपनी से ज्यादातर लोग गूगल जैसी कंपनीज में नहीं जा पाते, और उनको उनके लिए एस्पिरेशनल हो जाता है बहुत ज्यादा। वो इसलिए होता है मतलब क्योंकि विप्रो का बंदा गूगल में जाने का बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, बट विप्रो इटसेल्फ इज अ बिग नेम, राइट? विप्रो में खाली सर्विसेज इटसेल्फ इज नॉट द कोर गेम, R&D भी है उनका। Correct. विप्रो के और भी बिजनेसेस हैं। ऐसा हो सकता है विप्रो से का R&D वाला बंदा उठ के गूगल में चला जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि विप्रो में सर्विसेज में काम किया तो आप गूगल में नहीं जा सकते। मैं बोल रहा हूँ मेजोरिटी जा नहीं पाती क्योंकि उनको सही पाथ नहीं पता, राइट? तो या ओके, और क्या प्रॉब्लम्स हैं? अगर सारी प्रॉब्लम हमने बात कर ली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्रूटमेंट में एक हमारी मेजर साइड होती है जो हम जैसे लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, जॉब अप्लाई करते टाइम सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में? मुझे लगता है लोग स्प्रे एंड प्रे करते हैं। जिस तरह हम कस्टमर लाने में कई फाउंडर या GTM स्ट्रेटजी परस्पेक्टिव से आप जितना ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी टाइप्स थॉट मेंटल मॉडल, मुझे लगता है वो वर्क नहीं करता आज की डेट में। आज की दुनिया, मेरे को लगता है न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स एंड इवन न्यू एज कंपनीज दैट आर कमिंग इन एंड इवन न्यू एज प्रोसेसेस जो बड़ी कंपनीज में बन गए, जो बन भी रहे हैं, दे आर मोर प्रोग्रेसिव एंड दे आर मोर क्वालिटी फोकस्ड। दे हैव टू बी, क्योंकि उनको हर चीज के लिए ऑप्टिमाइज ही करते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे जब से सॉफ्टवेयर की दुनिया शुरू हुई है हम ऑप्टिमाइज ही करते जा रहे हैं, तो प्रोसेसेस में भी वो ऑप्टिमाइजेशन आ रही है। तो मुझे लगता है वन थिंग दैट विल डेफिनेटली नॉट वर्क इज स्प्रे एंड प्रे। और स्प्रे एंड प्रे में आप एक मेल टेम्पलेट बनाते हो और बहुत सारे एचआर्स को मेल कर देते हो कि ये मेरा रिज्यूमे है, मेरे को ये आता है, आप मुझे हायर कर लो। आई डोंट थिंक इट विल नेवर वर्क। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी करते देखा कि लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट आई हुई है, बट वो लिंक्डइन के जॉब सेक्शन में जाके अप्लाई 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 देखते भी नहीं कौन सी जॉब है। काफी बार ऐसा होता है कि फिर प्रॉब्लम क्या है ना, फिर यही लोग बेचारे दुख मनाते हैं कि यार जॉब नहीं मिल रही। करेक्ट, कैसे मिलेगी? आपने सारी जो 100 लोगों में 100 कंपनीज में अप्लाई किया, उनमें से 99 तो ऐसी जॉब थी जो आपने देखी भी नहीं। करेक्ट, आपने रियलिटी में तो एक ही जॉब में अप्लाई किया ना, आपका चांस तो 1 on 1 ही है। करेक्ट, वर्सेस अगर आप 10 में देख के करते, लेकिन 10 वो क्यूरेटेड रेफरल सही तरीके की होती, तो आपका 10 में से चांस होता। मैं ना सब कैंडिडेट्स जो मुझे मिलते हैं उनको मैं ये बोलता हूँ, 2 फैसेट्स हैं। एम्प्लॉयर के लिए हायरिंग इज मोर ऑफ सेलिंग टुडे, राइट? उनको बेचना है, अपॉर्चुनिटी बेचनी है, सही तरीके से आर्टिकुलेट करनी है। कैंडिडेट के लिए गेटिंग हायर्ड इज एक्चुअली मोर ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर व्हेन यू हैव एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप। तो आप ना स्प्रे एंड प्रे नहीं कर सकते वहां पे। आप ये नहीं बोल सकते मैं अर्ली स्टेज स्टार्ट हूं। आपको अपनी बेस्ट उनके सामने रखना है। वो किस तरीके से आप रख सकते हैं, उसको करने के बहुत तरीके हैं। क्या तरीके हैं करने? मैंने एक कैंडिडेट ने मुझसे एक सजेशन मांगी थी कि मुझे जॉब मिलनी मुश्किल हो रही है। मैंने उनको बोला यार देखो आज की डेट में किसी का नंबर निकालना हो, इजी लीड्स जैसे टूल है। मैं सच में ये बोला, नो किडिंग। आपको सीक्वेंसेस बनानी है तो मिक्स मैक्स जैसे टूल है, क्लेंटी जैसे टूल है, आप वो यूज कर सकते हो। और फ्री ट्रायल सबका एग्जिस्ट करता है, राइट? और मैंने उनको बोला आपको पर्सनलाइजेशन करनी है तो एनरिचमेंट टूल्स में सबका फ्री ट्रायल है। क्ले जैसे टूल्स हैं जहाँ आप एनरिचमेंट कर सकते हो। मैंने बोला आप पर्सनलाइज रीच आउट करो, आप कंपनी के बारे में रिसर्च करो ठीक से, किस कंपनी किस टीम की अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में रिसर्च करो। उसके बाद एक कॉन्टेक्चुअल मेल लिखोगे ना, chances of actually getting a call will drastically improve. मैं सबको ये सजेशन देता हूँ and use these tools to your advantage. जब आप ये सब करने लगोगे ना, सामने वाला बंदा नोटिस करता है कि अगर उसने ये सब कर लिया ना, this person actually has that sort of a knack. तो एक बारी बात करनी तो बनती है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं जो मैं कैंडिडेट्स को डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ। और गलतियाँ क्या करते हैं स्प्रे एंड प्रे के अलावा? और क्या गलती है इंटरव्यू प्रोसेस में जो करते हैं कैंडिडेट्स? काफी बार मैं बोलूँगा ये खाली सारी कैंडिडेट्स की गलती नहीं है। काफी बार कैंडिडेट्स इंटरव्यू इटसेल्फ के लिए प्रिपेयर होके आते हैं और असली जो ऑब्जेक्टिव है वो दिमाग से निकल जाता है। जब आप मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कैंडिडेट्स को ना ये पता होता है इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, और जब ये पूछा जाता है इंटरव्यू में तो कैंडिडेट्स सिर्फ उसी के लिए प्रिपेयर होकर जब आते हैं तब कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू की परफॉर्मेंस उनकी लो हो जाती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज, स्पेशली जब आप हाई एंड कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, दे आर नॉट बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। एंड मुझे लगता है वहाँ पे काफी कैंडिडेट्स फंबल कर जाते हैं, रह जाते हैं। लेट स्टेज हायरिंग या लैटरल हायरिंग में ये चीजें
कंपैरेटिवली लेसर है, फ्रेशर अच्छा। हायरिंग में बहुत ज़्यादा है। मुझे अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, वहाँ पे इतना प्रेवलेंट है। मेरे को लगता है आज की डेट में भी इंडिया में इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट श्योर आर देयर, उनके कैंडिडेट्स को ज़्यादा एक्सपोजर है एज अपोज टू अदर कॉलेजेस। बट अगर आप दूसरे कॉलेजेस में जाओगे ना, कैंडिडेट्स को ये नहीं पता इंटरव्यू प्रोसेस में एक्सपेक्ट क्या करना है। एंड मुझे लगता है बिकॉज इट इज सो न्यू टू देम, कॉलेजेस भी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। नो, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले ही होता विद है। नो ऑफेंस टू एनी कॉलेज, जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं उनके खुद के इंटरनल लोग हैं, उनके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, एंड मुझे नहीं लगता वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें पाते हैं। कैंडिडेट्स को बता पाते हैं। करेक्ट। एंड मुझे लगता है वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। कैसे सॉल्व करे कैंडिडेट इस गैप को? मैं तो सबको बोलता हूँ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू पे आके मॉक इंटरव्यू लो। हम आपके साथ एक गूगल इंजीनियर पे करेंगे, एक स्टार्टअप इंजीनियर अच्छा, पेयर करेंगे, वो भी ऑप्शन है? वो भी ऑप्शन है। उनको पे करना है कुछ उसके? उनको पे करना होता है, एक नॉमिनल सी फी है, वो हमने डेलिबरेटली कम रखी हुई है ओके। ताकि कैंडिडेट्स आके वो करें। एंड देन उनको एक रियल टाइम रिपोर्ट मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है। रिपोर्ट इटसेल्फ इज पैरामीटराइज्ड कि आप लैग कहाँ कर रहे थे, और एक रियल एनवायरनमेंट का वो भी मिलता है एक्सपोजर कि ये हो सकता है। ओके ओके। आप अपने बिजनेस को कैसे मार्केट करते हो? हमारा मतलब अगर आप कस्टमर एक्विजिशन देखोगे, मेजरली बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ कंपनीज दैट वी एक्वायर, मोस्टली एंटरप्राइज होंगी, मोस्टली आउटबाउंड है। यस, मेरे को लगता है जिस टाइप की कैटेगरी में हम हैं, आज भी ग्लोबली या इंडिया में बात कर लो, बहुत लोगों को पता नहीं है ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि दूसरी कंपनी का इंजीनियर आके इंटरव्यू लेगा। तो मेरे को लगता है बहुत लॉट ऑफ कंटेंट नीड्स टू गो इनटू, एंड वो हम कर भी रहे हैं। क्या ऐसे कंपनीज करती हैं कि हमारे इंटरव्यूअर जो है, हमारे जो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं, वो ये ना कर पाए? ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं, उनका वो गेज नहीं कर सकते, उनके पास कोई पता करने का तरीका नहीं है। बट ऐसा हुआ है कि कंपनी ने हमें बोला, ये जब था, हमने स्टार्ट किया था, तब हमने अपना पेयरिंग एल्गोरिथम ट्वीक किया था। कंपनी ने हमें बोला यार हमारे इंजीनियर्स मत पेयर करना, वरना वो हमारे सही वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने वो नेगेशन लगा रखी है कि कोई कंपनी आ रही है तो उनके इंजीनियर्स पेयर विप्रो का इंजीनियर विप्रो का इंटरव्यू मत ले। हाँ, करेक्ट। उनको नहीं पता, हालांकि बट फिर भी है, बट फिर भी इंटरनली आप पेयरिंग मत करो ऐसे। करेक्ट। आपका जो पेयरिंग एल्गोरिथम है जो बोला आपने, इसके ऊपर थोड़ा बताओ, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। इसमें भी एआई यूज करते हो क्या कुछ? नहीं, एआई नहीं है। मेरे को ना ये बज़वर्ड्स यूज करने बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छी बात मुझे लगता है हाँ, दूर चले जाते हो आप कोर ऑफरिंग से। एआई नहीं यूज होता। क्या एआई कल को यूज होगा? मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी। अच्छा। एआई यूज हो सकता है दूसरी चीजों में, मॉडरेशन एटसेट्रा में, जो होता भी है। जो स्पीच में करते हो, जो आप कन्वर्ट करते हो चीजें, वहाँ एआई डेफिनेटली यूज होता है। एआई उसकी मॉडरेशन में यूज होता है, और कल को हो भी रहा है, जो हम न्यू एज प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। लेकिन पेयरिंग एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा पेयरिंग एल्गोरिथम के बारे में, बट काफी क्वालिटी एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा लिए जाते हैं। जैसे अगर कैंडिडेट को 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यूअर को उससे ज्यादा होना चाहिए। पैरामीटर्स बेस फाउंडेशन लेवल पे जो पैरामीटर्स मांगे गए हैं, इंटरव्यूअर एक्चुअली उन पैरामीटर्स पे वेटेड है। इंटरव्यूअर्स हाईली रेट होने चाहिए। हमारे रेटिंग का एक फिक्स मैकेनिज्म है जो पेयरिंग एल्गोरिथम अकाउंट में लेता है, एंड वो रेटिंग पैरामीटर इटसेल्फ डिसाइड्स द क्वालिटी। अच्छा। ऑफ थ्रेशोल्ड अगर मैच हो गया तो उसके ऊपर वो पेयर हो जाता है। उसके ऊपर वो पेयर हो जाता है। और उसके बाद इंटरव्यूअर की एक कैटेगरी टाइप भी है जो हम कंसिडरेशन में लेते हैं। जो मैं आपको बताता हूँ, मैं विप्रो का इंजीनियर गूगल को नहीं दे सकता। तो वो भी एक कंसिडरेशन कंपनी टाइप है फिर। हाँ, तो वो जीडी का भी एक टाइप, मतलब इट्स मोर देन जस्ट कंपनी टाइप, इट हैज अ लॉट ऑफ निटिग्रिटीज। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा राउंड का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इसकी एक रूडिमेंटरी डेफिनेशन है, बट और भी बहुत कुछ है जो निटिग्रिटीज में लिया जाता है। तो पेयरिंग एल्गोरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब स्टार्ट किया था 3 ही पैरामीटर थे। अच्छा। अभी शायद 25-30 से भी ज्यादा है। अच्छा। या तो अभी तो और भी डालोगे डेफिनेटली। हाँ, मतलब एज वी स्केल, एज वी नो मोर, मैं वही बोल रहा हूँ, ये भी ऑपरेशनल एक्सेलेंस में आता है। करेक्ट। तो दिस इज योर मोट इन रियलिटी। यस। मार्केटिंग में आपने बोला कि हम लोग आउटबाउंड करते हैं। एग्जैक्टली कितने लोग काम करते हैं अभी आउटबाउंड में आपकी? हमारी टीम लीन है कंपैरेटिवली। हमारे पास करीब 7 लोगों की सेल्स टीम है। अच्छा। जो क्लोजर्स भी करते हैं, अकाउंट मैनेज भी करते हैं, और आउटबाउंड भी करते हैं। लेके भी आते हैं, बेचते भी वही हैं, मैनेज भी वही करते हैं। मैनेज करना बहुत, हाँ, तीनों काम करते हैं। मैनेज करना भी बहुत जरूरी है इस काइंड ऑफ सेगमेंट। आपके वाले में थोड़ा ऑपरेशनल है तो क्योंकि और ज्यादा हो जाता है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आज से 3-4 साल बाद टीम बहुत डिफरेंट दिखेगी, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट विल बी मोर समझ आ जाएगी akin to this sort of या तो बट मोस्टली सारे एंटरप्राइज टेक ड्रिवन कंपनीज ही होंगी आपके कस्टमर्स अभी फिलहाल। मोस्ट ऑफ देम, है ना? क्योंकि एसएमई में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी होना। एक्चुअली 10 साल अब से उल्टा है। एक्चुअली 2022 में हमने 250 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ काम किया। स्टार्टअप्स, एसएमईज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टार्टअप्स, दैट इज व्हाट आई बिलीव। उसमें एसएमईज भी हैं, तो हम उनको भी एक हमारा खुद का एसएमई में आप टेक कंपनीज को मानते हो या मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनीज को? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी ओके। मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ फंडामेंटली। बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर ने जिन्होंने लाइन बोली हुई है कि एज अ प्रोडक्ट इफ यू स्टार्ट बिल्डिंग एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी, करेक्ट, यू विल एंड अप बिकमिंग नथिंग फॉर नोबडी, बिकॉज you should only focus on something for somebody to start with, Paul right? Graham का भी saying है ना, right? Get 100 people who love you
करेक्ट instead of 1000 who just like you. करेक्ट Yeah. तो आप मार्केट में ना एक ही चीज के लिए नोन हो सकते हो, उसके बाद मतलब बहुत ही बेसिक एनालॉजी ले लेना तो मैं बोलूंगा कि यार वो साड़ी की दुकान है, बहुत अच्छी साड़ी बेचती है, कल को वो जूते बेचने लग जाएगी ना, वो तभी बेच पाएगी अगर उसकी साड़ी अच्छी है। वो सारा कुछ इकट्ठे लॉन्च करके आप ब्रांड बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने स्टार्ट टेक से किया। क्या मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज केस है, क्या रोबोटिक्स या एरोनॉटिक्स में यूज केस है? डेफिनेटली है, क्योंकि इन ये सारी टाइप की मार्केट्स में जो हायरिंग हो रही है वो भी बाइनरी है। क्या सेल्स में इसका यूज केस है? मे बी नॉट, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिविटी होती है सेल्स में जब आप हायर करते हो। जहां जहां जिस रोल में ऑब्जेक्टिविटी वहां इसको स्केल किया जा सकता है, बट यू कैन ओनली डू सो मच, राइट? यू शुड, मैं इसमें लॉन्ग टेल मॉडल में बिलीव करता हूँ कि आप कहीं से स्टार्ट करो। बट इसका दूसरा पार्ट ये भी है, टेक इटसेल्फ, अगर आप टैम देखोगे बिजनेस पर्सपेक्टिव से, टेक इटसेल्फ की मार्केट सबसे बड़ी है इसमें। रोबोटिक्स, एरोनॉटिक्स कंपैरेटिवली स्मॉलर चंक्स है मार्केट के, जो आप कल को लेट स्टेज पे जाके एक्वायर भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से फोकस इज ऑन टेक राइट नाउ। ओके, आउटबाउंड में आप क्या क्या करते हो? कोल्ड कॉलिंग करते हो, कोल्ड ईमेल करते हो, लिंक्डइन पे मैसेज करते हो, करते क्या हो एग्जैक्टली? हाँ, मतलब उसका एक पूरा केडेंस है जो इन प्लेस है। केडेंस क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आप फॉलो करोगे कस्टमर को रीच आउट करने के लिए। ठीक है। अब वो सीरीज ऑफ स्टेप्स में बहुत कुछ आता है, फॉलोअप्स भी आते हैं आपके, आप किस तरीके से ईमेल आपकी पर्सनलाइज है, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट सेंड कर रहे हो, वो सब एक केडेंस का पार्ट बन जाता है। अब टच पॉइंट्स कितने फ्रीक्वेंट हैं, कस्टमर को ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे, वो सब केडेंस का पार्ट है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ईमेल भेजना या फोन करना? ईमेल भेजना, सिंपल स्टेप, ईमेल भेजा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब इसमें बहुत लोग ओपिनियनेटेड होते हैं, डिफरेंट तरीके से देखते हैं, बट हमारा पहला कि आप ईमेल भेजिए, पर्सनलाइज्ड ईमेल, आपका सेल्स पर्सनलाइज का क्रिस्प बंदा ईमेल या क्रिस्प ईमेल भेजिए। कितने लोगों को रीच आउट करता होगा एक दिन में एक बंदा आपका? मतलब ये सब थोड़े इंटरनल पैरामीटर्स हैं, बट जस्ट एवरेज फॉर पीपल टू नो कि सेल्स वाले क्या बेंचमार्किंग पे काम करते हैं। मतलब एक बंदा एक दिन में मेरे को लगता है 50-60 ईमेल भेजता है। पर्सनलाइज्ड है लेकिन वो सारे। हाँ, वो पर्सनलाइज है। 50-60 ईमेल इसलिए कम है, वरना मतलब आप अगर सीक्वेंसिंग टूल यूज करोगे आप 200, 250, 300, 2000 भी भेज लो, 2000 भी भेज सकते हो। तो वो पर्सनलाइज ईमेल जाते हैं, किसी किसी दिन कम भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन। काफी बार ऐसा होता है हमें बहुत टारगेटेड जाना होता है, तो वैसा होता है। एंड अभी तो आपको ये भी करना होता होगा ना कि मान लो आपके पास इंटरव्यू जो लेने वाले लोग हैं वो डेटा साइंस के ज़्यादा आ गए, तो अब आप अपॉर्चुनिटीज़ जो बिजनेसेस हैं वो भी उस तरीके से मैच करने की कोशिश करोगे फिलहाल, ताकि आपका बैलेंस बन के ओवरऑल ग्रोथ होती रहे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ये मानना है, जब आप एक मार्केट प्लेस बना रहे हो, मार्केट प्लेस 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सप्लाई फर्स्ट, एक होता है डिमांड फर्स्ट, और एक दोनों को साथ में लेके चलता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। थर्ड है? हम डिमांड फर्स्ट है। अच्छा, डिमांड फर्स्ट। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है सप्लाई लाना इस गेम में और उसको वेट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि आप डिमांड कंसिडर करते हो बिजनेस। यस, ठीक है। सप्लाई लाना इसलिए इजी है क्योंकि इंटरव्यूअर को जो पैसे मिल रहे हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ देम कम एंड एग्री। मेरे पास आज भी इतना इनबाउंड पड़ा है, बट मैं उनको प्रोसेस नहीं कर सकता, या उनको बोलता हूँ आप टूल यूज करो ना इंटरव्यू उसको एक्सेस करने के लिए। क्या चीज? अच्छा, आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं। हाँ, एक्चुअली हम इंटरव्यू को ही यूज करते हैं, हाँ, एक्सेस उसको इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन मैं भी लिमिटेड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इतनी सप्लाई की जरूरत ही नहीं है, मैं उनको बिठा के नहीं रखना चाहता। राइट। एंड आई आल्सो वांट देम टू बी हुक्ड। करेक्ट। तो ये हमारा डिमांड फर्स्ट है ज्यादा। इससे फोमो भी बनता है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप वेट लाइन में हो ना तो आपको ज्यादा डिमांड मन करता है उसको लेने का। कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए तो फिर उसकी वैल्यू कम रहती है। करेक्ट। तो ये चीज़ का तो फर्क पड़ता है। अपनी 2021 से लेके अभी तक की ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ रही है? मतलब हमने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे पास ये ऑन डिमांड इंटरव्यूज था ही नहीं, तो हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचा है। हमने करीब 80 से 90 लाख का बिजनेस किया था पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 में। 22 में हमने करीब 8.7 करोड़, 8.5 से 9 करोड़। या 80 से 8.7 पे कैसे गए? क्योंकि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, हमें डायरेक्ट पीएमएफ मिल गया। पीएमएफ बहुत स्ट्रांग था, और ये टॉप लाइन है लेकिन आपकी। हाँ, ये टॉप लाइन है ना। यस, जीएमबी बोलूंगा इसको। करेक्ट, आप जीएमबी बोल सकते हो। और उसके बाद अभी इवन आफ्टर द मार्केट फॉलिंग, मैं बोलूंगा हम 40% ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, पिछले फाइनेंशियल ईयर से। अच्छा, Yeah. क्योंकि अभी क्लोज नहीं हुआ। हाँ, मतलब फाइनेंशियल ईयर विल क्लोज इन 2 मंथ्स, बट 8.7 का 40 हाँ, बढ़ गया, 40% ज्यादा। या शार्क टैंक इफेक्ट हुआ कुछ? मैंने सोचा नहीं था, बहुत ज्यादा हुआ। मैं हमेशा सोचता था, और मैं बहुत कैजुअली भी ले रहा था। मैं हमेशा सोचता था यार B2B प्रोडक्ट है हम, शार्क टैंक पे D2C शाइन्स आउट बेटर। करेक्ट, मेरा भी यही मानना है। या बट मैं बहुत गलत था। मुझे लगता है कि टीवी पे अगर आप आ रहे हो इंडिया में, अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स आर हुक्ड। मैं कुछ कंपनीज को लास्ट वीक डेमो देने गया हूं आफ्टर शार्क टैंक। मैं अभी कॉर्पोरेट मीटिंग ही हो रही है, आप एक्चुअल प्रोडक्ट डेमो दे रहे हो, बट दे वर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग क्लिक्ड, गेटिंग अ फोटो क्लिक फर्स्ट। अच्छा। तो वो वहां पे क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, एक रैपो बिल्डिंग बहुत
पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी हो गई उससे। करेक्ट, तो वो मैंने कभी नहीं सोचा था। और आप तो वैसे भी बहुत एनर्जेटिक थे उसमें पिच में, तो वो अलग ही एक वाइब आ रही थी। वो मैं हमेशा ही रहता हूँ, हाँ। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो यू गिव योर 100%, अदरवाइज सही मत है, दो। सही है। तो वो बहुत हेल्प हुई है। सेकंड हेल्प हुई है मेरी इंटरनल टीम में भी, वो किसी को रीच आउट करते हैं, दे नो द कंपनी इज ऑन Right. हैज कम ऑन शार्क टैंक, राइट, वो डायरेक्टली हमें रीच आउट करें या नहीं, हमारा आउटबाउंड पढ़ लेंगे, खोल लेंगे। करेक्ट, तो वो बहुत हेल्प हुआ है। तीसरा इज टीम बिल्डिंग, इंटरनल टीम मोटिवेशन एटसेट्रा, दैट आल्सो यू नो इज सर्ज्ड टू अनदर लेवल। तो वो सारे इफेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल नो यू नाउ, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ हर एक 10 या 15 लोगों में से एक ने देखा होता है, हाँ। उसको पता है कि अच्छा ये राहुल है। और काफी अभी पीछे सीन हुआ है एयरपोर्ट वगैरह में मैं जा रहा था तो लोग रॉकेट सिंह करके आवाज भी मार रहे थे। ओह, क्या हाँ। बात है। आपने कितने 5 करोड़ रेस किए वहाँ पे? नहीं, 5 करोड़ का ऑफर हुआ था, अच्छा। हमने रेज नहीं करा वो, अच्छा, हमने 1.5 करोड़ वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, 1.5 करोड़ किससे एक्सेप्ट किया था? अमन। अमन से एक्सेप्ट किया था। या इससे पहले भी कोई फंडिंग रेस की थी आपने? हमने 2 राउंड रेस करे हैं। एक हमने मार्च 2021 में किया था, एक हमने जुलाई 2022 में किया था, दोनों सीट थे। और एक टाइटन कैपिटल के साथ किया था जो हमने जुलाई 2022 में किया, वो कुछ यूएस इन्वेस्टर्स थे। अच्छा, ओके। बट अगर मान लो पैसा रेस किया, मेरे को लगता है पैसा रेस करना कोई बहुत बड़ी नेसेसिटी तो नहीं होगी आपकी उस टाइम पे। मैंने जब इंटरव्यू स्टार्ट की थी, एंड मेरे को लगता है कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हर एक फाउंडर को देखने होते हैं, आपको पैसे रेस करने चाहिए या नहीं। काफी बिजनेसेस बूटस्ट्रैप रन हो जाते हैं, काफी नहीं हो पाते बाय द नेचर ऑफ बिजनेस ओनली। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट की थी, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बना रहे थे, हमने सॉफ्टवेयर के लिए इसलिए लिया था क्योंकि द थिंग दैट वाज नीडेड वाज, हमें था कि हम टैलेंट लें टीम में और हम एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना सके। क्योंकि टेक इटसेल्फ में अब मेरा नेचर ऑफ बिजनेस इज, मुझे जो सॉफ्टवेयर बनाना है इट्स नॉट अ क्रड एप्लीकेशन जिसको मैं क्रिएट रीड अपडेट डिलीट एप्लीकेशन बोलता हूँ। वो एप्लीकेशन में निटी-ग्रिटीज हो सकते हैं, बट हमें जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसमें कंपाइलर्स रन हो रहे हैं, उसमें लैंग्वेजेस रन हो रही है, तो वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ अ टैलेंट। और उसके लिए वो अपफ्रंट कैपिटल की जरूरत है, एंड आप वो कैपिटल लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, वो उस पॉइंट पे एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर हो जाता है। बट तो मुझे बेसिकली आपको जो पैसे चाहिए थे वो टीम बनाने के लिए चाहिए थे। बट ये हर एक स्टार्टअप के लिए हर एक स्टेज पे डिफरेंट डिसीजन होता है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है खुद का, वो कितना पैसा खुद लगा सकते हैं या वो आगे बनाना क्या चाहते हैं, बहुत फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे ऐसी कंपनी बनानी है जो उबर के साथ कंपीट कर रही हो, मतलब मैं बूटस्ट्रैप तो नहीं खोल सकता, ये तो 100% ट्रू है। तो नेचर ऑफ द बिजनेस पे बहुत डिपेंड करता है। सेकंड, आपका स्टेज ऑफ द बिजनेस पे भी मैटर करता है। तो हमारे लिए द डिसीजन वाज वेरी क्लियर कि हमें जाना पड़ेगा फंडिंग के लिए। और जब हमने ऑन डिमांड इंटरव्यूज लॉन्च किया तब भी डिसीजन वाज वेरी क्लियर, क्योंकि एक्चुअली हम एक मार्केट बेस बना रहे थे, एंड डिमांड सप्लाई एंड ऑपरेशनल काफी डिसीजंस ऐसे भी होते हैं कि आपको बिजनेस का ऑपरेशनल कैश फ्लो देख के भी लेने पड़ते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है, हमारे इंटरव्यूअर्स को इंस्टेंट पेमेंट्स मिलती है। अच्छा, जैसे उन्होंने आपको बाद में मिलती है, हमें 60 दिन बाद भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन हमारा प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या है। तो ये भी फैक्टर्स हैं, राइट। और बट कभी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बीच में ये प्रॉब्लम्स भी आई है कि इंटरव्यूअर का जो फीडबैक है वो अलाइन नहीं हुआ फाइनली जो कंपनी का फीडबैक है उससे। यस, ऐसा भी होता है। इनफैक्ट ये हायरिंग में इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम, जो अब हम प्रोडक्ट लेयर पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी बार ऐसा, इसलिए हम ये बोलते हैं हमारे रेकमेंड किए हुए हर एक 10 में से 7 सेलेक्ट होंगे। हम ये नहीं बोल रहे 10 में से 10 हो जाएंगे। वो गैप्स क्यों आते हैं? वो गैप्स इसलिए आते हैं, इन्फॉर्मेशन रिले कैसे हो रही है वो समझते हैं। हायरिंग मैनेजर रिक्रूटर को बोल रहे हैं, रिक्रूटर आपको आके बता रहा है, आप इंटरव्यूअर को रिले कर रहे हो, इंटरव्यूअर अपनी समझ से इंटरव्यू ले रहा है और उसके बाद ये रिपोर्ट वापस जा रही है। यहाँ पे जहां भी स्लिपेज होगा ना वहाँ, और इंटरव्यू इटसेल्फ कैसा हुआ उसमें भी स्लिपेज होगा, तो वो 30% का गैप आएगा। अब हम उसको मिटिगेट करेंगे कि क्या वो 100% जा सकता है। तो या होता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, बट देन उसका एक फीडबैक लूप भी है, बिकॉज एवरीथिंग इज सो ऑब्जेक्टिव। आप फीडबैक लूप से उसको ट्रैक कर सकते हो। और आप इसमें क्या करने का सोच सकते हो आगे? अब एक तो हो गया सप्लाई डिमांड मैच कर रहे हो, बट व्हाट इज द विजन, आगे क्या बनेगा इसका? मुझे लगता है दुनिया में पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है जिस तरह इंटरव्यूज हो रहे हैं। मुझे लगता है अब आप ये फाउंडर की मैडनेस समझ लो या जो मर्जी समझ लो, मुझे लगता है किसी को इंटरनल राउंड्स लेने ही नहीं चाहिए इनिशियल। मुझे ऐसा लगता है यू शुड एज अ कंपनी फोकस ऑन प्रोडक्ट और वट एवर योर कोर इज, राइट, एंड लेट somebody else who is better than you do that heavy lifting for you in interviewing। तो मुझे लगता है वर्ल्ड में एक पैराडाइम शिफ्ट आ सकता है कि सारे इंजीनियर्स को इसके पैसे भी मिले और कंपनीज खुद से इंटरनल इंटरव्यू राउंड में फाइनल राउंड ले, सेलेक्ट कर ले, बट उसके बाद गेम पूरी पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगी। जिस तरह इंटरव्यू होती है उसी में एक नई कैटेगरी बन गई और इंटरव्यू लेने के मायने चेंज हो गए। उसके बाद स्काई इज द लिमिट, क्योंकि अगर ये पैराडाइम शिफ्ट अचीव हो जाता है तो एक सेंट्रल आप एक सेंट्रल गो टू प्लेस बन जाओगे इंटरव्यूज लेने के लिए। और अगर आप गो टू प्लेस बन गए, यू आर सिटिंग ऑन
इनसाइट्स जो वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल। तो फिर तो प्रेडिक्शन भी दे सकते हो कि ये बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। आई डोंट नो ज्वाइनिंग प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि नहीं, बट बेंचमार्किंग बट बहुत, ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए इसको दूसरे कैसे सॉल्व करते हो या करने हम का नहीं सोच करते, सकते हो? हम नहीं करते ये। इसके लिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टूल्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट अच्छा। में, जो कि बहुत फैक्टर्स को एड्रेस करते हैं। कैंडिडेट एक्सपीरियंस, आपकी ब्रांड कैसे बिल्ड हो रही है कैंडिडेट के आगे, आप सीटीसी क्या दे रहे हो, बट प्रोफाइल बेस्ड ही है ना वो तो। सब। अब कैंडिडेट एक कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन करेगा, उसका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर आपने इंटरव्यू में कैंडिडेट एक्सपीरियंस सीमलेस रखा है, वो भी फिल्टरेशन राउंड में तो नहीं, बाहर के राउंड में भी, राइट, वो एक बहुत छोटा पैरामीटर है। बट आप सीटीसी क्या दे रहे हो, आपका कल्चर कैसा है, कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी चाहिए कि नहीं, कैंडिडेट कितनी और कंपनीज में अप्लाई करके बैठा वो कैसे पता लगता है? है, वो हम पता नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते। बट कोई अगर सेंट्रल मैकेनिज्म हो इसका जहां से सारी एप्लीकेशंस राउट हो रही हैं। ये बहुत सारी कंपनीज आके बोलती हैं यार आपके पास इतने कैंडिडेट्स हैं, आप हमें ऐसे कैंडिडेट्स बता दो जो दूसरी कंपनीज में यस बोल के नो हो गया। हम नहीं कर सकते वो। हाँ। इसके 2-3 रीजन है। पहला तो मुझे लगता है हर एक प्रोडक्ट को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। मेरे को लगता है जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो या ब्रांड बना रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वहां से फोकस शिफ्ट कर लोगे और आप बोलोगे अगर मैं ये डेटा भी दे दूं, और वो डेटा से आप एक कैंडिडेट हिटिंग प्रोडक्ट बन जाओगे, या वो डेटा से आप दूसरी कंपनीज के प्राइवेट डेटा की इनसाइट्स को कहीं लीक कर रहे हो, मुझे लगता है वो आप उस वक्त वो प्रोडक्ट की लाइन ब्रीच कर देते हो। मुझे लगता है वो दायरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दायरा हर एक बड़े प्रोडक्ट में एग्जिस्ट भी करता है। आज की डेट में लिंक्डइन के पास जो इनसाइट्स है, मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल। वो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट खोल सकता है, बट वो नहीं खोल रहा क्योंकि वो दायरा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सेकंड इज, मुझे लगता है ऑर्ग का एक जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्ग को स्पेशली व्हेन यू गो हायर अप इन दी ऑर्ग चेन, मेरे को लगता है वो डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, स्पेशली अगर आप फिनटेक बैंक्स के साथ काम कर रहे हो। करेक्ट। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन डेटा एट ऑल। तो वहां पे भी आपकी एक, आई वुड से, श्योर, प्रोडक्ट बाउंड्री तो है ही है, बट एक लीगल बाउंडेशन भी है दैट यू शुड नॉट क्रॉस। सो करेक्ट। खुद भी हायर करते होगे? हाँ, अपनी टीम में बिल्कुल। खुद क्या देखते हो कि क्या पैरामीटर होने चाहिए, टॉप 3 क्वालिटीज? क्योंकि बाय द नेचर ऑफ द काइंड ऑफ स्टार्टअप वी आर, कल्चरल फिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। टेक्निकल फिटमेंट श्योर इज एस्टैब्लिश्ड, वो एक टेस्टिंग है जो बाद में होती ही होती है, बट हमारे लिए कल्चरल फिटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं सबको ये बोलता हूँ यार, अगर आपको इंटरव्यू में आना है, यू हैव टू बी मैड इनफ, और आपको उस एनर्जी लेवल पे काम करना पड़ेगा। और मैं सबको, आई एम ऑन देयर फेस, आई एम ट्रांसपेरेंट, ताकि उनका बाद में टाइम ना वेस्ट हो। मैं उनको बोलता हूँ ये, अगर आप इस कंपनी में आ रहे हो, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। आप अगर वर्क लाइफ बैलेंस वाला जॉब देख रहे हो, ये वो जॉब नहीं है, दिस इज माई फर्स्ट कॉल। एंड मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली इसको पुट आउट करता हूँ ताकि एक्सपेक्टेशन मिसमैच ना रहे। मैं सबको ये जरूर बोलता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू में आ रहे हो, आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर सारे लोग वही आ रहे हैं जो ग्रोथ के लिए पागल हैं, तो कंपनी अपने आप ग्रो हो जाएगी। बट डू यू बिलीव इन 80 आवर वर्क वीक? 80 आवर? हाँ। मेरा खुद का वर्क वीक इज, आई डोंट नो, मैं मेजर नहीं करता। फाउंडर का तो होता ही है यार। बट व्हाट अबाउट द टीम? मैं टीम पे ये नहीं बोलता आप 70 आवर या 80 आवर वर्क वीक करो, बट मैं उनको बोलता हूँ कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एंड क्योंकि अभी अर्ली फेज है ये बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया है, और बनना भी था, बिकॉज सब लोग, दुनिया के व्यूज डिफरेंट है। बट मुझे लगता है यार, अगर आप 0 to 1 में हो और आप ये बोल रहे हो कि मुझे 50 आवर काम करना है, 40 आवर काम करना है, अब मत आओ 0 to 1 में। राइट। आप 1 to 10 में हो, और इनिशियल स्टेज हो 1 to 10 में, राइट। 5 to 10 फिर भी चीजें स्ट्रक्चर हो जाती हैं, बट आप इनिशियल स्टेज में हो, डिपेंडिंग ऑन आप बना भी क्या रहे हो। करेक्ट। मुझे लगता है अगर आप ये सब मेजर कर रहे हो, आप मत ज्वाइन करो ऐसा कंपनी। अब इसमें डिपेंड करता है आपके लाइफ के खुद के गोल्स क्या हैं। अगर आपको हसल करके ग्रो करना है, आप आओ। अगर आप यंग हो, आप आओ, आपकी एज ही है वो करने की। बिल्कुल। और प्रोबेबली आप वो सीख जाओगे उतने कम टाइम में, जो आप एक प्रोबेबली 40 आवर वर्क वीक में कभी भी नहीं कर पाओगे। आपकी खुद की दिन कैसा रहता है? क्या करते हो पूरे दिन में? बहुत chaotic दिन रहता है। क्या करते हो? मतलब my day starts at around 8 in the morning, Okay. ends somewhere at 11-12. What do you do first thing when you wake up? मेरी एक टू डू लिस्ट है, उसको मैं ऑर्गेनाइज केओस में बिलीव करता हूँ। केओस होना जरूरी है, उसमें क्रिएटिविटी आती है, बट ऑर्गेनाइजेशन होनी भी बहुत जरूरी है। तो एक टू डू लिस्ट है, उसमें कुछ टास्क प्रायोरिटाइज होते हैं। अपने लिए कोई टाइम निकालते हो, लाइक वर्कआउट, मे बी समथिंग एल्स? सुबह होता है वो। अच्छा। सुबह होता है, बट उसके बाद मेरा खुद का एक 2 घंटे का शुरू का टाइम मेरे लिए जरूरी है, बिकॉज दैट इज वेयर मुझे डिसाइड विल कम इन। करेक्ट, वो क्लैरिटी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए वो टाइम तब भी होता है जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। ओके। जब मैं प्लेन में बैठा हूँ तो मैं वो खुद सेल्फ रेट्रो करता हूँ, और प्लेन में मैं कभी सोता नहीं हूँ। ये मेरा एक उसूल है, क्योंकि वही एक टाइम है जो मुझे मिला है वो ब्रीथ करने के लिए, जब मेरे साथ कोई नहीं बैठा और मैं एयरप्लेन पे हूँ। कोई मुझे पिंग नहीं कर रहा। क्या करते हो उस टाइम पे? मेरे आगे एक एक्सेल खुली होती है और बहुत बड़ा रेट्रो चलता है। वो रेट्रो डिपेंड करता है मेरा प्रायोरिटी क्या है उस दिन का। अच्छा। या उस मंथ का प्रायोरिटी क्या है। अगर मेरा प्रायोरिटी है ऑल अबाउट बिजनेस, all about business, all I live and breathe interviews. Okay. So that's how it is.
एक लास्ट सेक्शन करेंगे, रैपिड फायर राउंड बोलते हैं हम इसको। ठीक है इसमें फटाफट से क्वेश्चंस पूछूंगा, बट आपको बहुत क्विकली 2-3 सेकंड में आंसर देना है, ठीक है और 1-2 वर्ड्स में ही आंसर ठीक देना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अगर आपको अपनी किसी लाइफ को मूवी टाइटल में करना हो डिस्क्राइब, तो कौन सी मूवी होगी? गुरु। गुरु। ओके। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर ही होता, आई डोंट नो, ओके। या मे बी क्रिकेटर होता। क्रिकेटर। हाँ। खेलते थे बचपन में? हाँ खेलता था, पसंद भी था बहुत। बॉलर होता। बॉलर होते, ओके। फेम, मनी और पावर में से क्या चूज करोगे? पावर। पावर। 2 फाउंडर अगर आपके साथ किसी आइलैंड पे स्टक हो जाए, तो वो 2 फाउंडर कौन से आप चाहोगे हो? इंडिया से आई वुड पिक, आई डोंट नो, मैं इलॉन मस्क को तो पक्का चाहूंगा बिकॉज आई लुक सब अप। लोग उसी का नाम लेते हैं। हाँ बट मैं उसका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ही इज मैड इनफ टू डू समथिंग। या इंडिया से मैं भावेश अग्रवाल को लेके जाना चाहूंगा। ओला। ओला। Okay. मुझे लगता है ही इज ऑल्सो मैड इनफ। हाउ डू यू स्पेंड योर मनी? आई एम वेरी फ्रूगल। Very frugal. या वेरी फ्रूगल, बहुत सोच के। स्टारबक्स में जाके कॉफी पीने कभी भी नहीं, मैं कॉफी पीता ही नहीं हूँ, विच इज अ गुड पार्ट। मैं स्टारबक्स में बैठूंगा तो आई एम शेमलेस इनफ टू सिट देयर फॉर फ्री। ओके। स्ट्रीट स्मार्ट वर्सेस बुक स्मार्ट? स्ट्रीट स्मार्ट एनी डे। फेवरेट शार्क? फेवरेट शार्क दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल। अमन से वो लिया आपने फंडिंग? हाँ आई नो। ओके। योर बेस्ट वे टू बीट द स्ट्रेस? वर्क अ लॉट। ओके। मैं सबको ये बोलता हूँ, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वैल्यू द मोस्ट इन लाइफ? आई थिंक ये मेरे एक्शंस के साथ वो नहीं है, बट दिस इज वेयर माई मेंटल फोकस इज माई हेल्थ इटसेल्फ। आजकल ये हो गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी लाइफ में लॉन्जेटिविटी नहीं है, सो लो कार्ब डाइट? मैं जल्दी मर जाऊंगा, और जल्दी मर जाऊंगा तो मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। सो लो कार्ब्स डाइट? मैं काफी कुछ करने लग गया हूँ अब। अच्छा। हाँ, मतलब आई डोंट ईट लेट मील्स। अगर बहुत लेट मील हो रहा होगा मैं स्किप कर दूंगा। अच्छा, तो वो थोड़े थोड़े फैक्टर्स आ गए हैं, मेरे को लगता है और आ जाएंगे क्योंकि हाँ। मैंने उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया। सही है, सही है। और बहुत मज़ा आया मुझे राहुल यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thanks a काफ़ी lot, नितिन। इंटरेस्टिंग चैट थी, काफ़ी कुछ हायरिंग इंडस्ट्री से बारे में सीखने को मिल गया, प्रॉब्लम्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। एक लास्ट सवाल पूछूंगा, अगर किसी को आज रिक्रूटमेंट स्पेस में घुसना है, तो क्या ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी है टॉप जो आप खुद नहीं कर रहे बट आप चाहते हो कोई और उसको करे? मुझे लगता है एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्टाइज स्टाफिंग बिजनेस खुल सकता है। ओके। जो मुझे लगता है कुछ कंपनीज कर रही हैं, बट वो भी उतने स्केल पे भी पहुंची नहीं है। एंड मुझे लगता है इंडिया में बहुत लोग इसको ये बोलते हैं, यार इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा स्टाफिंग कंपनीज है। पूरा वर्ल्ड हर कोई स्टाफिंग कंपनी मैं कल जाऊं तो खोल सकता हूं, बिकॉज उसमें करना ही क्या है मुझे। ऐसा लगता नहीं डिफेंसिबिलिटी करेक्ट, डिफेंसिबिलिटी है नहीं, बट मुझे लगता है मोट प्रोडक्ट के अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड मेरे को लगता है टैम बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है इज एन अपॉर्चुनिटी जिसको एटलीस्ट मार्केट के निटी-ग्रिटीज पता है और प्रोडक्ट सेंस है, वो बना सकता है। सही है, सही है, बहुत अच्छा लगा। बट नितिन, बिफोर यू रैप अप, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन है। श्योर श्योर श्योर, पूछो। आपने एक बहुत बढ़िया बूटस्ट्रैप बिजनेस को स्केल कर दिया। इजी लीड्स, मैं खुद इजी लीड्स यूज करता हूँ। मुझे ये जानना है कि आपने इस टाइप के बिजनेस को बूटस्ट्रैप कैसे बना लिया। और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी टीम रिमोट है, और मेरे फाउंडर थीसिस ये बोलती है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी खोल रहे हो जिसमें आप पीएमएफ फिगर आउट कर रहे हो इनिशियल स्टेजेस पे, एंड इतने एट्रीब्यूट्स होंगे जो आप फिगर आउट कर रहे हो, आप अगर रिमोट हो, एवरीथिंग बिकम्स अ कैलेंडर इनवाइट, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाउ हैव यू डन इट? एंड मे बी मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ वहाँ पे। यार तो जनवरी 2020 में हमने इजी लीड्स लॉन्च किया था, और वो बहुत अर्ली स्टेज ही था उस प्रोडक्ट का। बट उससे पहले ना हम सब पूरा प्रॉपर ऑफिस में काम कर रहे थे, यही इनफैक्ट हमारा ऑफिस था जहाँ जिस स्टूडियो में हम बैठे हैं। उससे पहले हमने कम से कम 7-8 प्रोडक्ट्स बनाए थे, जो कुछ स्केल हुए कुछ नहीं हुए, बट उसमें किसी में भी ऐसे मेजर प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं आया था। ओके। तो वो जो स्ट्रगल, हसल और टीम कोऑर्डिनेशन थी ना, वो मेरे को लगता है कि लास्ट जो बस एफर्ट मारना था कि यार अब ये चला तो ठीक है, वरना बस अब पता नहीं क्या होगा। वो जो लास्ट अटेम्प्ट था वो जनवरी 2020 में हमने जो किया, वो सारे पुराने 10-12 प्रोडक्ट्स का जो फेलियर था, जो मिसिंग गैप्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो चैलेंजेस थे, सब समझने के बाद फाइनल हमने जो एक बनाया ना, वो जब हमने लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्केट फिट 15 दिन में आ गया था। वाओ, बट आपने ये रिमोटली कैसे पॉसिबल किया? टीम को वो बताना, मिशन ड्रिवन करना, उतने इंटेंसिटी पे टीम डेवलपमेंट थी नहीं इतनी, 5 लोग थे बस। अच्छा, और वो रिमोट थे या? वो सब रिमोट थे। ओके। तो 5 ही लोग थे, कोई बहुत ज्यादा नहीं था, और उनमें से 3 तो फाउंडर थे। अच्छा। तो 3 में तो कोऑर्डिनेशन पूरा ही था, और आपका प्रोडक्ट उन्हीं 5 लोगों में पूरा बन गया? पूरा बन गया।
5 में भी क्या, 2 नई प्रोडक्ट बनाया मैंने और मेरे को फाउंडर ने। वाओ, ओके, तो हम दोनों नहीं बनाया, 2 बंदों की कोऑर्डिनेशन थी देखा जाए तो स्टार्टिंग की, क्योंकि प्रोडक्ट 2 ही लोग बना रहे थे, बाकी लोग तो ये था कि सर्विस रन कर रहे थे उसके प्रोडक्ट के अराउंड। मुझे एक और सवाल है, आपकी खुद की बैकग्राउंड इससे पहले क्या थी? सो मैंने बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ओके, बट मैंने काम किया रोबोटिक्स में पूरा। ओके, सो मैं कोड भी करता था, सेल भी करता था, प्रोडक्शन लाइन पे खड़ा होकर उस रोबोट को इंस्टॉल भी करते थे। मतलब जैसे अभी मारुति गाड़ियाँ बनाती है, तो मारुति की जो गाड़ी है वो 300-400 रोबोट बनाते हैं। ओके, मारुति में एम्प्लॉयज से ज़्यादा तो रोबोट्स होंगे आई बिलीव इस टाइम पे। तो वो जो रोबोटिक लाइन जो लगती है ना, उसका पूरा डिज़ाइन करना, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना, रोबोट कहाँ से क्या काम करेगा, मटेरियल क्या होगा, सारा का सारा इंजीनियरिंग का जो काम था वो मैं करता था। वाओ, वो मेरा काम था, सिमुलेशन से लेके 3D लेआउट बनाना और उसका फाइनल 3D लेआउट को वर्चुअल से रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये सारा काम मेरा होता था। ओके, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, कोडिंग का C++ जावा की समझ नहीं थी, बट कोडिंग एनवायरनमेंट मुझे पता था कि यार अच्छा रोबोट कैसे कोड किया जाता है, Okay. थोड़ा बहुत, हालांकि वो प्लग एंड पे टाइप होता था। बट वो बैकग्राउंड के बाद फिर मैंने MBA की IIT दिल्ली से। MBA करने के बाद मैंने फर्स्ट स्टार्टअप किया था अर्बन क्लैप टाइप का, ओके, बट वो फेल हो गया। फिर मैंने दूसरा स्टार्टअप किया स्पॉन्सिफाई मी, वो मार्केट प्लेस था, शादी.com की तरह था, बट उसमें ब्रांड और इवेंट होते थे, ओके, आप मिला दो स्पॉन्सरशिप रेस कर लो। ओके, वो स्केल नहीं हुआ बिकॉज वो एजेंसी बिजनेस बन रहा था। और आपने एक बात बोली थी कि यार टेकीज को ना ऑपरेशनल हैवी काम करना पसंद नहीं है, या तो हमें भी वो पसंद नहीं था। मेरे को था टेक बिजनेस होना चाहिए बहुत स्केलेबल, ऐसा नहीं कि यार 2 लोगों को आपस में मिलाए जा रहे हैं ऑफलाइन, वो आपस में बात किए जा रहे हैं और तुम लूप में ही नहीं हो। ओके, वो बंद किया। फिर थर्ड कंपनी इजी लीड्स, बट उसके अंदर भी 10-12 प्रोडक्ट बनाए, ऑल टेक। प्रोडक्ट मार्केट 15 दिन में आ गई, बट उससे पहले की जो समझ थी ना वो बहुत क्रिटिकल थी। जैसे SEO हमने उसके 1 साल पहले ही करना शुरू कर दिया था। इंटरेस्टिंग, ओके, प्रोडक्ट बाद में लॉन्च हुए, फाइनल वाला तो SEO पहले ही हो गया था। SEO पहले ही हो गया। ओके, जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, आप ये लगा लो कि उसका फ्रिक्शनलेस ऑनबोर्डिंग थी, 1 click एंड यू आर ऑनबोर्डेड, नो साइन अप रिक्वायर्ड। वाओ, सो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल क्लिक साइन अप। उसकी वजह से रेफरल का जो वायरल कॉफिशिएंट था वो अराउंड 2.5 था स्टार्टिंग में, ओ वाओ, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था। मेरे को आपका नंबर मिल गया, नंबर मिलते ही आप क्या करोगे, दूसरे को बताओगे, अरे यार टूल है 5 नंबर फ्री मिल रहे हैं, तू भी डाल ले। इंटरेस्टिंग, वो सारे लोग डालने लग गए। हमारा फर्स्ट ईयर में ही 5th मंथ में रेवेन्यू था अराउंड 17 lakhs, वाओ, 5वें महीने में, वाओ, ऑल ऑर्गेनिक, जीरो मार्केटिंग स्पेंड। क्रेजी, 17 से 42 पे गए हम अगले महीने, डबल होता जा रहा था। मतलब हर साल हमने अपना अपना रेवेन्यू डबल किया है। वाओ। या और आपकी मार्केटिंग टीम में कितने लोग थे? 0। आपने खुद से किया, खुद से स्क्रैच से मार्केटिंग सीखी आज भी फ्रॉम? मार्केटिंग टीम में कोई नहीं है। तो बेसिकली आपने मैकेनिकल बैकग्राउंड, रोबोटिक्स बैकग्राउंड से खुद से मार्केटिंग सीखी। और वो छोड़ो, मैंने खुद से कोडिंग सीखी। क्रेजी, सो मेरा को फाउंडर बीच में 2 महीने के लिए चला गया ओके, और बात ही नहीं, कम्युनिकेशन 0 हो गया। उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा कम्युनिकेशन 0। सो वी अज्यूम्ड ही इज नॉट कमिंग बैक। सो मैं और मेरी थर्ड को फाउंडर, जिसको आप जानते हो, श्रेया। अब श्रेया का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, बट मेरे को पाइथन सीखनी पड़ी उस टाइम पे। वाओ, 3-4 महीने लगा के मैंने सीखी, एज्यूमिंग कि मेरा थर्ड को फाउंडर गया, अब हम किसी को पैसे भी नहीं दे सकते। तो टेक सीखा मैंने, कोडिंग सीखी और सारे एल्गोरिदम्स बनाने शुरू कर दिए जो बैकग्राउंड के थे। लकीली अमित जो हमारा थर्ड को फाउंडर है वापस आया। जब वो वापस आया तो हमारे पास सारे एल्गोरिदम रेडी थे। वो तो उसने बस वो स्टिच कर दिए और प्रोडक्ट में डाल दिया, तैयार हो गया। तो ऐसा था। मैं सबको बताना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट यूज करके, मैं खुद से इतना इंस्पायर्ड हूँ आपकी कहानी सुन के। थैंक यू। मेरे को लगता है हर एक इंडियन एंटरप्रेन्योर ऐसा ही होना चाहिए, जो खुद ही फिगर इट आउट, जिसको हम बोलते हैं, खुद से फिगर आउट करो। डरो मत कि मुझे नहीं आता, फिगर आउट कर लो जाके। एंड सबको ये भी पता होना चाहिए हमने करनाल से ये पूरी कंपनी बनाई और आप एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर के साथ कम्पीट करते हो और आपका प्रोडक्ट उससे बेटर मैं खुद यूज करके वाउच कर सकता हूँ। थैंक यू। तो बहुत लोगों को लगेगा ऐसे पेड़ बुलाया हुआ यार। नहीं ऐसे नहीं, पेड भाई। नहीं है इसमें कुछ। मैं एक्चुअली मैं यूज करता हूँ, मेरी पूरी टीम इस प्रोडक्ट को यूज करती है। दिस इज अ ब्रेड एंड बटर फॉर आवर गो टू मार्केट। थैंक यू सो मच। तो मतलब kudos to what you have done and it's an inspiration for me also, so much to learn from you. नो नो एब्सोल्युटली यार, लाइकवाइज। लुधियाना भी कोई टेक हब थोड़ी है, राइट? तो वो एक बैकग्राउंड होती है ना, जहाँ पे आपको बस होता है कि यार 0 तो है ही हमारा, हम 1 पे चले गए तो 1 पे आ ही जाएंगे, नहीं तो 0 तो थे ही। Correct. तो हम सब ना वो जीरोज हैं। हम अपनी अपनी कहानी में सब हम शुरू अपने से roots जीरो जानते हैं। हम 0 ही थे। मतलब कंपेयर टू समवन एल्स हु सिटिंग इन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, वो ऑलरेडी 1 पे है, बट हम तो 0 ही थे। हम मरे तो वहीं आ जाएंगे वापस, क्या फर्क पड़ता है। बट वो जो 1 तक जाने का जो एड्रेनल रश है वो बहुत क्रेजी होता है। बिल्कुल, बस उसी के लिए जी रहे हैं। एकदम। आपको देख के लगता है देश चेंज हो रहा है, और देश अगर करनाल से एक ऐसी कंपनी बन सकती है जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर को बीट करती है उसकी KPIs में,
मुझे लगता है बिल्कुल। इंडिया से कहीं से भी कंपनी निकल सकती है, एब्सोल्युटली, और निकलेंगी, बहुत निकलेंगी। बहुत निकलेंगी। बट बहुत मजा आया आपसे बात बहुत करके। मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।